सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। सो दोस्तों, मैं अभिषेक जैन आप सभी का स्वागत करता हूँ एक बार फिर से। सो दोस्तों, यहाँ पे हमारे 6 चैप्टर पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। इससे पहले वाला जो चैप्टर था डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, वो मतलब कुछ ज़्यादा बड़ा भी नहीं था, कुछ ज़्यादा छोटा भी नहीं था, इसलिए मैंने उसको पूरी एक वीडियो बनाई। ठीक है, काफ़ी टाइम लगा, 2-2.5 घंटे लगे, बट मैंने उसको आप शॉर्ट में, ठीक है, 1.5 घंटे की, सॉरी 1 घंटा 45 मिनट के लगभग वो वीडियो है, और एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। काफ़ी अच्छा और काफ़ी इजी चैप्टर था, और काफ़ी दिनों से लोग मुझे डिमांड कर रहे थे कि सर ट्रांसफार्मर वाला चैप्टर पढ़ाइए, ट्रांसफार्मर वाला चैप्टर पढ़ाइए। तो आज मैं आप सभी लोगों के सामने लेके हाजिर हूँ ट्रांसफार्मर। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, ट्रांसफार्मर वाला चैप्टर थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, तो हम लोग क्या करेंगे 2 वीडियो में, क्योंकि मुझे पता है एक वीडियो में क्या स्टूडेंट्स पढ़ते नहीं हैं। 2 वीडियोज़ में हम लोग इस चैप्टर को कवर करने की कोशिश करेंगे। सो देखिए, चैप्टर नंबर 7 है हमारा ट्रांसफार्मर। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 7 रहने वाला है ट्रांसफार्मर का, और अगर पॉसिबल हो सका तो हम एक वीडियो भी बना सकते हैं इसकी। ठीक है, इट्स डिपेंड अपॉन मी कि मैं एक वीडियो बनाता हूँ या 2 वीडियो बनाता हूँ। चलिए, अब ट्रांसफार्मर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इसे हिंदी में परिणामित्र कहते हैं, इसे हिंदी में परिणामित्र कहते हैं। चलिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, कई स्टूडेंट हैं जो कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो आप लोग क्या है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपने देखा होगा अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आपकी कॉलेज की क्लासेस तो लगनी नहीं है, और आपको इतनी जल्दी कोई सिलेबस करवा भी नहीं देगा। ठीक है, बाकी कई जगह पे देखेंगे आपने 250 से 300 रुपये। ठीक है, हालांकि इट्स नॉट अ बिग अमाउंट, आपसे पैसे लिए जा रहे हो, आपको उस पैसे में देकर आपको क्लासेस दी जा रही है, बट यहाँ पे मैं आपके लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, बिल्कुल बिना एक पैसे लगाए आपको यहाँ पे क्लासेस दे रहा हूँ। पीडीएफ जो भी मैं पढ़ाता हूँ उसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जा रही है। तो आप लोगों को क्या करना है, जितना हो सके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। और देखिए, आप डेली यदि 1 से 2 घंटे डेली पढ़ाई करके आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, इसमें हमारा कोई नुकसान नहीं है। तो जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, ऐसा नहीं कि 1-2 के साथ, जितने भी दोस्त हैं सबको शेयर करो, सबको बताओ भी लाइव क्लासेस मतलब कि आपके लिए क्लासेस तैयार करके अपलोड की जाती है। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि क्लास जितनी हो ना, आप क्लासेस लीजिए, जितना कर सकते हैं क्लासेस लीजिए, और अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए, ट्रांसफार्मर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कई लोगों को याद नहीं रहता है, ट्रांसफार्मर को हिंदी में परिणाम मित्र कहा जाता है। ट्रांसफार्मर को हिंदी में परिणाम मित्र कहा जाता है। इसके अलावा कई लोग पूछते हैं कि अच्छा, ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है क्या? नहीं, ट्रांसफार्मर किसी भी तरह से इलेक्ट्रिसिटी को पैदा नहीं करता है। सिर्फ क्या करता है, मान लीजिए ये डिवाइस है मेरा ट्रांसफार्मर, तो ये एक सर्किट से करंट लेके दूसरे सर्किट को करंट देता है, यानी कि इट ट्रांसफार्मर पावर को ट्रांसफर करता है, ना कि जनरेट करता है। ट्रांसफार्मर का काम क्या है, एक जो पावर है उसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने का, ये एक मीडियम होता है। अब ये क्या करता है, अगर लो वोल्टेज होगी तो उसे हाई वोल्टेज में, और अगर हाई वोल्टेज होगी तो उसे लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। सिर्फ इतना काम क्या है, वोल्टेज का है, अन्य कोई काम वोल्टेज का नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज़ बोलते अच्छा, ये वोल्टेज को अप डाउन कर दिया, तो क्या इसमें कोई रोटेटिंग भाग होता है? नहीं, ट्रांसफार्मर में इसका अपना कोई भी रोटेटिंग भाग नहीं होता। अब क्या है, ट्रांसफार्मर में काफ़ी सारी ऑक्सिलरीज लगी रहती हैं। ठीक है, ऑक्सिलरी यानी कि जो हम जरूरत के अनुसार उपकरण लगाते हैं। इसमें एक होता है फैन, जिसे हम लगाते हैं ताकि क्या, मेरा फैन से कूलिंग हो सके ट्रांसफार्मर को। तो फैन इसका रोटेटिंग भाग नहीं है, फैन एक ऑक्सिलरी पार्ट है। इसके अलावा भी कई सारे मीडियम है जिससे मैं अपना ट्रांसफार्मर को ठंडा कर सकता हूँ। तो कभी भी फैन को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे किसमें, ट्रांसफार्मर के हिस्से में। तो ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में स्थानांतरित करने का कार्य करता है। कैसे, वोल्टेज को या तो स्टेप अप करेगा या वोल्टेज को स्टेप डाउन करेगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज़, फ्रीक्वेंसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। ये कॉन्स्टेंट फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। किस तरह की फ्रीक्वेंसी पे काम करता है? कॉन्स्टेंट फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। ठीक है, बिल्कुल कॉन्स्टेंट फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, डीसी सप्लाई पर ट्रांसफार्मर वर्क नहीं करता है। डीसी सप्लाई पर ट्रांसफार्मर बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा, ये चीज़ भी आप ध्यान रखें। ओके, तो अब आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि किस तरह से, यानी कि ट्रांसफार्मर क्या होता है। देखिए, अब मैं थ्योरी में आपको बता देता हूँ। ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफर करता है। इसी के साथ ये क्या करता है, वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करता है। ठीक है, आप चाहें तो सेकेंडरी में स्टेप अप ले सकते हैं, वोल्टेज को बढ़ा के या घटा के भी ले सकते हैं। ध्यान रखना है कि यह युक्ति सिर्फ एसी पर कार्य करती है, डीसी पर नहीं। अच्छा, अब डीसी पर कार्य क्यों नहीं करती? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, डीसी पर कार्य नहीं कर रही, मैंने मान लिया, बट क्यों नहीं कर रही, कोई कारण तो दें हम कि डीसी पर। देखिए, ट्रांसफार्मर का जो सिद्धांत क्या कहता है, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत काम करता है कि ट्रांसफार्मर में 2 वाइंडिंग होती है, एक तो प्राइमरी, एक सेकेंडरी। जैसे आप प्राइमरी में करंट दोगे, सप्लाई देंगे, तो क्या होगा, इसमें एक फ्लक्स डेवलप होगा। अब आपने अगर एसी करंट दिए तो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का एक फ्लक्स डेवलप होता है। आपको पता है ना, अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का फ्लक्स इस तरह से होता है। अब सेकेंडरी और प्राइमरी में कोई लिंक नहीं है। ठीक है, अब सेकेंडरी में जब ये फ्लक्स सर्कुलेट होगा तो क्या होगा, वहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, वहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र है वहाँ पे भी अपनी एक फ्लक्स लाइन होगी। वहाँ पे ये कंडक्टर है, सॉरी, वहाँ पे मान लिया कंडक्टर है। अब वहाँ पे ये कंडक्टर तो फिक्स है, मगर अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, उसे काटेगा। ठीक है, ये चुंबकीय फ्लक्स लाइन कटेगी क्योंकि वहाँ पे कंडक्टर है। अब जैसे ही ये कटेंगे तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत के अनुसार उसमें ईएमएफ पैदा हो जाएगा।
लेकिन मैं बात करूँ डीसी की, तो डीसी में क्या है, चुंबकीय फ्लक्स कांस्टेंट होता है, जबकि एसी में अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का होता है, यानी कि ऐसे वेव करता है। अब कांस्टेंट फ्लक्स क्या वहाँ जाती है, कांस्टेंट कंडक्टर के साथ कुछ काटेगा, नहीं काटेगा, जिस वजह से सेकेंडरी साइड में ईएमएफ डेवलप नहीं होगा, और यही एक कारण है कि मैं डीसी को यूज़ नहीं करता। और दूसरी बात क्या है कि बहुत जल भी जाती है वाइंडिंग कई बार, इसलिए मैं डीसी इस्तेमाल नहीं करता, सिर्फ एसी पे काम करते हैं। चलिए अब बात करते हैं ट्रांसफार्मर का सिद्धांत। कई बार एग्जाम में पूछेगा, बताइए ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो हम बोलेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिद्धांत पर कार्य करता है। म्यूचुअल इंडक्टेंस देखो, ये ट्रांसफार्मर की कोर है, यहाँ है प्राइमरी वाइंडिंग, यहाँ है सेकेंडरी वाइंडिंग, आप देख सकते हैं। सो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में किसी तरह का कोई कनेक्शन नहीं है, कनेक्शन सिर्फ क्या है, कोर है, एक ही कोर पे प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग फिट की गई है, ये कनेक्शन है। उसके अलावा कोई ये नहीं कि प्राइमरी के तार और सेकेंडरी के तार को भिड़ा के रखते नहीं। अब जब आप सप्लाई दोगे एसी में, ठीक है, जब आप प्राइमरी में आप सप्लाई दोगे तो इसमें एक फ्लक्स डेवलप होगा जो कि अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का होगा। अब यहाँ आपका कंडक्टर है, यहाँ आपका कंडक्टर है, और कंडक्टर क्या है, स्टेबल है। आपको पता है आपको ईएमएफ पैदा करने के लिए क्या चाहिए, या तो आपका फ्लक्स मूवमेंट करता रहे या फिर आपका कंडक्टर मूवमेंट करता रहे, दोनों में से एक चीज़ रोटेशन करने वाली होनी चाहिए। अब मेरा कंडक्टर तो स्थिर है, अब मेरी चुंबकीय फ्लक्स मूवमेंट कर रहा है, तो चुंबकीय फ्लक्स मेरा मूवमेंट कर रहा है, जिस वजह से क्या होगा, यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स कटेगा। अब ये फ्लक्स जैसे ही कटेगा तो इसमें ईएमएफ पैदा हो जाएगा। तो अब कैसे हुआ, म्यूचुअल इंडक्टेंस है ना, म्यूचुअल, दो लोगों के बीच की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। तो इसी तरह से प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग, ये दोनों क्या है, हस्बैंड वाइफ है, तो इन दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की वजह से सेकेंडरी में एक आउटपुट मिला, जो कि आप समझ गएंगे, ठीक है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, और इसीलिए ये म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिद्धांत पर वर्क करता है। तो आगे से कभी भी कोई आपसे पूछे, बताइए ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आप क्या बोलेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस, यानी कि हिंदी में अन्योन्य प्रेरण, ठीक है। हिंदी में ऐसा नाम है कि जबान पर लकवा मारते हैं, तो अपन को ऐसा नहीं करना। आप इंग्लिश में भी याद रख सकते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिद्धांत पर कार्य करता है। अच्छा, इंडक्शन का अस्तित्व केवल एसी सर्किट में होता है। अब जो इंडक्टेंस आपको पता है सिर्फ एसी में होता है, अतः ट्रांसफार्मर भी एसी पर कार्य करेगा, डीसी पर कार्य नहीं करेगा। म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिद्धांत के अनुसार जब ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में एसी की सप्लाई दी जाएगी, तो इसके चारों ओर एक प्रत्यावर्ती स्वभाव, यानी कि अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का फ्लक्स उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण सेकेंडरी वाइंडिंग में ईएमएफ, जो कि मैंने आपको भी समझा दिया, ईएमएफ उत्पन्न होगा। जबकि दोनों वाइंडिंग के मध्य किसी भी तरह का विद्युतिक संबंध नहीं होता। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, बताइए क्या ट्रांसफार्मर की दोनों वाइंडिंग के मध्य किसी प्रकार का विद्युतिक संबंध होता है, यस, नो, पता नहीं, दोनों, तो क्या टिक करेंगे, नहीं होता। ये देखिए ट्रांसफार्मर का बेसिक, सबसे बेसिक डायग्राम है। तो ये हो गई आपकी लेमिनेटेड कोर, ठीक है। कोर के बाद आपको चाहिए प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है, प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग और सप्लाई सोर्स, टर्मिनल चाहिए, कंटेनर चाहिए इसे ढकने के लिए, अंदर जो जिस बर्तन में होता है उसे कंटेनर कहते हैं। तो ये कुछ भाग हैं, जैसे कि देखिए वाइंडिंग्स, लेमिनेशन कोर, कंटेनर और टर्मिनल, जो कि बाहर की तरफ निकाले जाते हैं। तो ये था आपका ट्रांसफार्मर। आई होप आपको ट्रांसफार्मर बेसिक क्लियर होगा कि ट्रांसफार्मर किस पे काम करता है, किस पे काम नहीं करता, और कैसे काम करता है। ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि आपको क्लियर रहने चाहिए। अब देखिए चैप्टर हम कितना फटाफट से पढ़ेंगे। वाइंडिंग, तो ट्रांसफार्मर में दो तरह की वाइंडिंग की जाती है, बेसिकली प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। तो जिस वाइंडिंग को एसी सप्लाई से, ठीक है, जो वाइंडिंग एसी सप्लाई के सोर्स से जोड़ी जाएगी वो होती है प्राइमरी वाइंडिंग। ये बॉबिन के ऊपर वाइंडिंग बनाकर टर्न देकर निर्मित की जाती है। इसमें चक्रों की संख्या आवश्यक फ्लक्स घनत्व के रूप के अनुसार, यानी कि कितना फ्लक्स घनत्व, आपको कितना फ्लक्स चाहिए उसके अकॉर्डिंग इसमें टर्न्स की संख्या निर्धारित करेंगे। फिर बात करता हूँ सेकेंडरी वाइंडिंग, तो वो वाइंडिंग जो लोड के साथ कनेक्ट हो वो वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग कहलाती है। और इसके तार का आकार भी किस पर निर्भर करता है, इनपुट से आने वाली करंट पर, ठीक है। इनपुट से हम लोग कितना फ्लक्स कटेगा, कितनी करंट आएगी, उसके आधार पर इसका सब कुछ निर्भर करता है, ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं लेमिनेटेड कोर। तो ये सिलिकॉन स्टील की बनी होती है। सबसे पहली बात आपसे पूछेगा लेमिनेटेड कोर जो ट्रांसफार्मर में प्रयोग की जाती है वो किस मटेरियल की होती है, तो हम क्या बोलेंगे, सिलिकॉन स्टील की बनी होती है। प्रत्येक लेमिनेटेड कोर, ठीक, अभी बहुत पतली पतली लेमिनेटेड कोर्स होते हैं, प्रत्येक कोर आपस में इंसुलेटेड रहते हैं, ठीक है, इंसुलेशन रहता है। तो ट्रांसफार्मर वाइंडिंग को इन लेमिनेटेड कोर पर स्थापित, अच्छा आप सेकेंड ईयर में मैंने ईडी पढ़ा रहा हूँ, उस ईडी में मैंने कोर दिखाई है। कोर आपकी दो तरह की होती है, देखिए, एक होती है एल टाइप कोर। तो एल टाइप कोर कैसी होती है, देखो दोनों तरफ से दोनों कोर को ऊपर से ढक दिया जाता है, और ऐसे ही बहुत सारे फर्मे एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक के ऊपर एक लेमिनेशन करके रखे जाते हैं, और फिर इन पर हम लोग वाइंडिंग करते हैं। एक तो एल टाइप होता है, दूसरा होता है आपके ई टाइप, ठीक है। तो ई टाइप देखो इस तरह से होते हैं, ये ई टाइप है, और फिर इसके ऊपर एक आई टाइप का ढक दिया जाता है। तो ठीक है, ऐसे बहुत सारे होते हैं, ऐसे बहुत सारे लगा दिया, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, और इन्हें वाइंड ढक दिया जाता है, ठीक है। तो ये होते हैं ई और आई टाइप और एल टाइप के। तत्पश्चात कोर को एक स्टील खोल में स्थापित करा जाता है। अब ये जो पूरा कोर है इसे स्टील के खोल में स्थापित कर जाएगा। कोर के मुख्य कार्य क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, कोर क्या करेगा, प्राइमरी वाइंडिंग द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी चुंबकीय बल रेखाओं को मार्ग देना, और प्राइमरी वाइंडिंग द्वारा स्थापित चुंबकीय क्षेत्र को
अधिक से अधिक चुंबकीय बल रेखाओं को सेकेंडरी में से गुजारना। तो दिस प्रोवाइड्स अ पाथ, ये एक पाथ प्रोवाइड करती है चुंबकीय फ्लक्स को एक तरफ से दूसरी तरफ रूटेड होने में, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स को एक रास्ता प्रोवाइड करती है। चलिए अब बात करते हैं कंटेनर। तो इसे आमतौर पर टैंक भी कहा जाता है। टैंक ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने में सहायता करता है। इसके अंदर तेल, अच्छा एक होता है, इस टैंक का नाम होता है कंजर्वेटर टैंक, अभी आगे आएगा जब हम पढ़ेंगे। इस टैंक का नाम होता है कंजर्वेटर टैंक, जिसमें तेल भरा रहता है, जो इंसुलेशन और तथा ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने के एक माध्यम का कार्य करता है। जो ऑयल है ना, सबसे पहले तो ट्रांसफार्मर में जो हीट पैदा होती है अत्यधिक करंट के कारण, उसे ठंडा रखता है। और दूसरी बात इंसुलेशन का काम भी करता है। टर्मिनल देखिए, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के सिरों पर इलेक्ट्रिकल सप्लाई को इनपुट प्रदान करने के लिए, इनपुट आउटपुट प्रदान करने के लिए टर्मिनल का प्रयोग किया जाता है। तो ट्रांसफार्मर के टर्मिनलों के द्वारा प्राइमरी पर तो विद्युत सप्लाई दी जाती है और सेकेंडरी से ली जाती है। प्राइमरी पे आप लोग सप्लाई दे रहे हो और सेकेंडरी से ले रहे हैं। बात करें वर्किंग ऑफ अ ट्रांसफार्मर, तो देखें जब भी ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को एसी सोर्स से जोड़ा जाएगा तो क्या होगा, अल्टरनेटिंग विद्युत धारा के प्रभाव से प्राइमरी वाइंडिंग के चारों ओर अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का फ्लक्स उत्पन्न होगा चुंबकीय क्षेत्र। ये सेकेंडरी वाइंडिंग के चालक जो कंडक्टर है, प्राइमरी वाइंडिंग द्वारा स्थापित चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन करेगा। अब जो सेकेंडरी में कंडक्टर है वो इन चुंबकीय बल रेखाओं को काटेगा, तो जिससे फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत के अनुसार इसमें ईएमएफ पैदा होगा। क्योंकि प्राइमरी वाइंडिंग द्वारा स्थापित चुंबकीय क्षेत्र प्रत्यावर्ती प्रकार का होता है, इसलिए सेकेंडरी वाइंडिंग के चालक को बिना मूवमेंट किए ही ये उसका छेदन करते हैं। क्योंकि भाई दोनों में से एक चीज मूवमेंट करनी चाहिए, दोनों में से एक चीज मूवमेंट करनी चाहिए, तभी ईएमएफ पैदा होगा। तो इस प्रकार प्राइमरी तथा सेकेंडरी वाइंडिंग में बिना किसी कनेक्शन या बिना कोई टच के भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग में स्थापित हो जाती है, और यही क्रिया ट्रांसफॉर्मर एक्शन कहलाती है। ये क्रिया ट्रांसफॉर्मर एक्शन कहलाती है। विशिष्ट बिंदु देखेंगे, यदि ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को डीसी सोर्स से कनेक्ट किया जाए तो वाइंडिंग जल जाएगी। यदि हम ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को डीसी सोर्स से कनेक्ट करेंगे तो जल जाएगी। इसका कारण क्या है कि वाइंडिंग में इंडक्टेंस तथा इंडक्टिव रिएक्टेंस की अनुपस्थिति में उसका रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा। अब क्या होगा, ना तो इंडक्टेंस है ना ही रिएक्टेंस है, तो उस स्थिति में रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा, जिसके फलस्वरूप बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होगी। तो आपसे सीधे सीधे पूछ लेगा, बताओ यदि एसी की जगह डीसी कनेक्ट कर दे तो क्या होगा, आप क्या टिक करोगे, वाइंडिंग जल जाएगी। कारण क्या है, इंडक्टेंस तथा इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान कम हो जाता है, ठीक है, कम हो जाता है, जिससे रेजिस्टेंस का मान बढ़ जाता है और बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होती है और वाइंडिंग जल जाएगी। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो कि आपके आ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम लोग रिवीजन करेंगे, जब बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे तब मैं आपको अच्छे से बता दूंगा। एडवांटेजेस ऑफ ट्रांसफार्मर, यानी कि ट्रांसफार्मर के लाभ क्या क्या हैं। तो ट्रांसफार्मर में कोई मूवेबल पार्ट नहीं होता, अतः इसकी देखभाल बहुत आसान है, ठीक है, कोई भी घूमने वाला ऐसा नहीं है, मैंने बता दिया। स्टैटिक प्रकार का उपकरण होने के कारण ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी, अच्छा अब कोई घूमने वाला ऐसा नहीं है, फ्रिक्शन लॉसेज नहीं हो रहे, तो बहुत सारे तरह के लॉसेज नहीं होते, जिस वजह से ट्रांसफार्मर एक ऐसी मशीन है इलेक्ट्रिकल मशीन्स में जिसकी एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होती है, 90 to 98%, ठीक है। यह अति उच्च वोल्टेज पर समान रूप से कार्य कर सकता है, जबकि अन्य वैद्युतिक मशीनें हाई वोल्टेज पर संतोषजनक कार्य, इसको कितना भी वोल्टेज दे दो फर्क नहीं पड़ता। ट्रांसफार्मर द्वारा वोल्टेज घटाने का कार्य अत्यंत अल्प वैद्युतिक शक्ति खपत पर, यानी कि जो ये एक वोल्टेज लेवल को हाई को लो में और लो को हाई में कर रहा है ना, तो ये बहुत ही कम विद्युत खपत पर ये कार्य कर देता है। जबकि डीसी पर वोल्टेज घटाने के लिए रेजिस्टेंस लगाए जाते हैं, जो कि पर्याप्त मात्रा में वैद्युतिक शक्ति की अब रेजिस्टेंस आपको पता है, जैसे आप रेजिस्टेंस लगोगे हाई करंट हाई वोल्टेज, इसीलिए हम लोग एसी के द्वारा वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन आसानी से कर सकते हैं। अब ट्रांसफार्मर के ऊपर से क्या हो, आप देखो, वोल्टेज इज काइंड ऑफ फोर्स, वोल्टेज एक तरह का फोर्स होता है जो कि करंट को फ्लो करता है। अब मान लो कि भाई मैंने 240 वोल्ट का फोर्स लगाया, वोल्टेज लगाया, तो ये थोड़े टाइम बाद क्या है, धीरे धीरे खत्म होता जाएगा, ताकत है, फोर्स है, खत्म हो जाएगा। इसीलिए क्या करते हैं हम लोग, हाई वोल्टेज हाई फोर्स पर ट्रांसमिशन करते हैं, ताकि इलेक्ट्रिकल पावर का लॉस कम से कम हो सके, और डीसी की तुलना में एसी का जो ट्रांसमिशन है वो बहुत सस्ता पड़ता है, बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ता है। देखिए, इलेक्ट्रिकल पावर के ट्रांसमिशन में होने वाले वोल्टेज ड्रॉप को ट्रांसफार्मर द्वारा सुगमता से पूर्व किया जाता है। कैसे, हम वोल्टेज को स्टेप अप, भाई पहले ही वोल्टेज बहुत ज़्यादा भेजा, इतनी ज़्यादा एनर्जी होगी तो भाई कितना भी काम करवा लो वो कभी भी नहीं थकेगा, ठीक है, यानी कि वोल्टेज लेवल कम नहीं होता। अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर का क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे हम लोग देखिए काफ़ी सारे तरह के ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट टाइप के ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे, तो सभी लोग इस चीज़ को ध्यान देंगे। आउटपुट वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफार्मर के टाइप, ठीक है। सबसे पहले आउटपुट वोल्टेज के आधार पर अगर मैं बात करूँ तो ट्रांसफार्मर बेसिकली दो तरह के होते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है। स्टेप अप यानी कि उच्चायक ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन अपचायक ट्रांसफार्मर। तो देखिए स्टेप अप क्या करता है, जो ट्रांसफार्मर इनपुट वोल्टेज को बढ़ा दे, जो ट्रांसफार्मर इनपुट वोल्टेज को बढ़ाकर अधिक आउटपुट वोल्टेज, देखो इनपुट वोल्टेज को बढ़ा दिया और अधिक आउटपुट वोल्टेज प्रदान करे, वही ट्रांसफार्मर स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाता है। वो ट्रांसफार्मर क्या कहलाता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाता है।
और वह स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाता है। ठीक है, यानी कि लो वोल्टेज प्राइमरी की साइड पे तो मैंने क्या दिया, लो वोल्टेज दिया, और सेकेंडरी पे मुझे हाई वोल्टेज प्राप्त हो, वही स्टेप अप है। इसमें प्राइमरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या से कम। अब देखो प्राइमरी पर लो वोल्टेज है तो क्या मुझे लो वोल्टेज पे ज़्यादा टर्न रखने चाहिए, तो ध्यान रखेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप में प्राइमरी में टर्न्स की संख्या कम होती है, जबकि सेकेंडरी साइड में, सेकेंडरी टाइम्स में जो टर्न्स की संख्या होती है वो अधिक रखी जाती है। ध्यान रखेंगे ये चीज़। चलो, इसका उपयोग विद्युत उत्पादन केंद्र पर अल्टरनेटर द्वारा, अब आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन, सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट में 11 kV पे होता है, मगर कभी भी ट्रांसमिशन 11 kV पे नहीं होता है, ये 220 400 kV या 720 kV पे होता है। तो इतना हाई वोल्टेज कैसे कन्वर्ट होगा, हम लोग स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाएंगे, क्योंकि 11 kV के लो वोल्टेज को 240 kV हाई वोल्टेज में 220 या 400 kV के हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करने की क्षमता रखता है। अब आपको एक चीज़ और आपने पढ़ ली होगी, स्टार और डेल्टा कनेक्शन। ठीक है, क्या मुझे यहाँ पे अभी जो मैंने स्टेप अप करा, न्यूट्रल की कहीं आवश्यकता पड़ी, क्योंकि इस हाई वोल्टेज को मैं घरों में तो दे नहीं रहा, तो प्राइमरी साइड में भी डेल्टा कनेक्शन होते हैं और सेकेंडरी साइड में भी डेल्टा कनेक्शन होते हैं। तो इसीलिए जनरेटिंग स्टेशन पे जो ट्रांसफार्मर होता है वो डेल्टा टाइप का होता है, पहली बात। दूसरी बात, जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग कम टर्न्स की और सेकेंडरी वाइंडिंग हाई टर्न्स की होती है, और स्टेप अप ट्रांसफार्मर की प्राइमरी पे लो वोल्टेज देके सेकेंडरी पे हाई वोल्टेज लिया जाता है। अब बात करें स्टेप अप, स्टेप डाउन, तो स्टेप डाउन जस्ट अपोजिट, बिल्कुल अपोजिट, कि इसकी प्राइमरी अधिक टर्न्स की होगी। क्यों? क्योंकि प्राइमरी पे हाई वोल्टेज होगा और सेकेंडरी पे लो वोल्टेज होगा। तो जो ट्रांसफार्मर इनपुट वोल्टेज को घटाकर निम्न आउटपुट वोल्टेज प्रदान करे वही स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर या अपचायक। ठीक है, पचा लिया सारा इसने, अपचायक ट्रांसफार्मर कहलाते हैं। इसमें प्राइमरी वाइंडिंग में टर्न्स की संख्या अधिक रखी जाती है, प्राइमरी वाइंडिंग में अधिक वोल्टेज दी जाती है, क्योंकि जो शहरी क्षेत्रों में क्या होता है, अब मान लो हाई वोल्टेज तो आ गया, अब क्या 220 kV या 400 kV हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं, नहीं, हमें तो भाई 240 वोल्ट चाहिए, 240 वोल्ट चाहिए। तो इसे स्टेप डाउन करने के लिए क्या करें, शहरी क्षेत्रों में डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज का मान प्राय 1.1 kV, 2.2 kV, 3.3, 6.6 kV या 11 kV रखा जाता है। तो इसे 400 kV में 400 वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर प्रयोग करते हैं। अब आपको बताएं, आपके घरों में 3 फेज के साथ एक क्या आता है, न्यूट्रल भी आता है, एक न्यूट्रल भी आता है। तो इस न्यूट्रल के लिए हम लोग क्या करते हैं, डेल्टा स्टार, यानी कि अब जब मैं सेकेंडरी में स्टार कनेक्शन करूंगा तभी तो मुझे बीच में से एक न्यूट्रल कनेक्शन मिलेगा। तो घरों के पास जो ट्रांसफार्मर लगा रहता है वो डेल्टा स्टार टाइप का ट्रांसफार्मर होता है, वो डेल्टा स्टार टाइप का ट्रांसफार्मर होता है। ये पॉइंट्स हमें ध्यान रखना है। चलिए, तो ये हो गया आपका स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब हम लोग बात करेंगे कोर की संरचना के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने तरह के होते हैं। चलिए, ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग द्वारा स्थापित चुंबकीय क्षेत्र के, जो चुंबकीय क्षेत्र प्राइमरी वाइंडिंग द्वारा मैग्नेटिक फील्ड स्थापित हुई, इसको पूरे सर्किट में फ्लो तथा सघन रखने के लिए आयरन कोर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आपने देखी होगी आयरन कोर थी जिसपे मैं प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग कर रहा था। अब ये कोर किस किस तरह की थी, मैंने अभी भी बताया आपको, ई, आई, यू, एल, जे, सी आदि प्रकार की होती हैं। यदि लोह कोर ठोस हो, अगर मान लो ये ठोस होंगी तो इनमें एडी करंट और हिस्टैरिसीस लॉसेस का मान बहुत ज़्यादा होगा। इसीलिए हम लोग इन्हें ठोस ना लेके क्या करते हैं, पतली पतली पत्तियाँ ले लेते हैं। मान लो ई शेप की पतली पतली काफ़ी सारी पत्तियाँ लेके इन्हें आपस में लेमिनेटेड करके स्थापित किए जाते हैं। अगर मोटी होगी तो इसमें एडी करंट और हिस्टैरिसीस लॉसेस का मान काफ़ी कम होगा। तो इन पत्तियों के निर्माण के लिए लोहे में 3.8% से 4.5% सिलिकॉन धातु मिश्रित की जाती है और इनकी मोटाई लगभग 0.3 mm से 0.5 mm तक रखी जाती है, यानी कि 1 सेंटीमीटर से भी कम। और इनके एक अथवा दोनों पार्श्वों पर, यानी कि दोनों साइड में हम लोग लेमिनेशन का इस्तेमाल तो करेंगे ही करेंगे, ध्यान रखेंगे, विदाउट लेमिनेशन इस्तेमाल नहीं करेंगे। और ये जो है ई, आई, जे जितने भी टाइप के हैं ना, इन्हीं के आधार पर आप ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन के आधार पर 3 प्रकार के हैं, शेल टाइप, कोर टाइप और बेरी टाइप। आजकल बेरी टाइप ट्रांसफार्मर प्रयोग नहीं किए जाते हैं। ठीक है, प्रयोग नहीं किए जाते हैं, अपन लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो आप लोग चाहें तो ये पढ़ें और अन्यथा हमें कोई नीड भी नहीं है इसे पढ़ने की। ठीक है, चलिए, तो इसका विवरण निम्नवत है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे शेल टाइप ट्रांसफार्मर। तो देखिए ये रहा शेल टाइप ट्रांसफार्मर, है ना। इसमें क्या होता है, देखिए ये शेल होते हैं दो बने हुए छोटे छोटे शेल, देखे ना आपने, शेल होते हैं छोटे छोटे। तो शेल टाइप ट्रांसफार्मर में ई, आई, एम तथा टी, यू आकृति के स्टैंपिंग प्रयोग किए जाते हैं और दोहरी आयताकार कोर तैयार, डबल कोर होती है इसके अंदर। देखो एक कोर तो ये रही और दूसरी कोर ये रही, डबल आयताकार कोर स्थापित की जाती है। इस कोर की मध्य भुजा पर प्राइमरी तथा उसके ऊपर सेकेंडरी वाइंडिंग स्थापित की जाती है। तो बीच वाली भुजा में क्या है, पहले प्राइमरी और उसके ऊपर सेकेंडरी। कोर में 2 पैरेलल चुंबकीय मार्ग स्थापित होते हैं। इस प्रकार ट्रांसफार्मर सिंगल फेज सप्लाई में वोल्टेज का स्टेप डाउन तथा स्टेप अप करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका शेल टाइप कोर। तो ये देखिए ई और आई टाइप की स्टैंपिंग को इस तरह से बनेंगे।
एम टाइम पे स्टैंपिंग होगी तो उन्हें दोनों को आपस में जोड़ दिया जाएगा उल्टा सीधा, और ये होती है टी और यू आकार की स्टैंपिंग। देखिए इस तरह से जोड़ा जाता है, और इस तरह से इन तीनों का मिश्रण बना के हम लोग क्या बना सकते हैं, शेल टाइप ट्रांसफार्मर। अब बात करते हैं कोर टाइप। देखिए तो कोर टाइप में क्या है, एक ही खिड़की होती है, शेल टाइप में दो खिड़की होती है। आप ध्यान रखेंगे शेल टाइप में दो खिड़की, जबकि कोर टाइप में एक ही खिड़की का इस्तेमाल किया जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखें। और कुछ काफ़ी सारी चीज़ें जैसे आप याद कर सकते हैं। देखिए अब कोर टाइप में क्या है, कोई भी क्या लेटर रिपीट हो रहा नहीं हो रहा, जबकि शेल टाइप में हम देखें तो डबल एल यानी कि डबल खिड़की, तो डबल खिड़की वाला शेल टाइप और सिंगल खिड़की वाला कोर टाइप होता है। अब देखें कोर टाइप में क्या होता है, इस प्रकार के ट्रांसफार्मर में यू आई तथा एल टाइप की स्टैंपिंग के दो सेट प्रयोग किए जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप कौन सी स्टैंपिंग यूज़ कर रहे हैं, यू आई एल एम डब्ल्यू ई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यही क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। तो इस कोर की दोनों भुजाओं पर प्राइमरी वाइंडिंग तथा सेकेंडरी वाइंडिंग स्थापित की जाती है। कोर में केवल एक चुंबकीय मार्ग स्थापित होता है। अभी जो आपकी कोर है इसमें केवल और केवल एक चुंबकीय मार्ग स्थापित होता है। इस प्रकार के ट्रांसफार्मर को हाई वोल्टेज पर लो वोल्टेज आउटपुट प्रदान करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कि ये वाला ट्रांसफार्मर क्या है, हाई वोल्टेज पर लो आउटपुट देने के लिए, ध्यान रखें, हाई वोल्टेज पर लो आउटपुट देने के लिए ये ट्रांसफार्मर प्रयोग किए जाते हैं। तो अब देखिए कुछ अंतर है, शेल टाइप और कोर टाइप आप समझ तो गए, अब कुछ अंतर देखें। सबसे पहले क्या है, कोर टाइप का जो आपका ट्रांसफार्मर है इसमें यू आई एल आकृति के स्टैंपिंग प्रयोग किए जाते हैं, जबकि शेल टाइप में ई आई एम तथा टी यू टाइप के। कोर टाइप की वाइंडिंग को दोनों भुजाओं पर स्थापित होती है, ठीक है, कोर की दोनों भुजाओं पर, जबकि शेल टाइप में मध्य भुजा पर। कोर टाइप ट्रांसफार्मर में चुंबकीय सर्किट का मार्ग एक ही होता है, जबकि शेल टाइप में दो मार्ग होते हैं। कोर टाइप ट्रांसफार्मर लो वोल्टेज पर आउटपुट प्रदान करता है, ठीक है, यानी कि कोर टाइप लो वोल्टेज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये लो वोल्टेज पर आउटपुट प्रदान करता है, जबकि शेल टाइप ट्रांसफार्मर हाई वोल्टेज पर आउटपुट देता है। कोर टाइप ट्रांसफार्मर की दो भुजाएं होती है, जबकि शेल टाइप की तीन भुजाएं होती है। कोर टाइप का क्षेत्रफल समान होता है, जबकि शेल टाइप भुजाओं का क्षेत्रफल अन्य दो भुजाओं से दुगना होता है। यानी कि मध्य भुजा कोर टाइप में क्या है, देखो ये जो 1 2 3 4 चारों तरफ का क्षेत्रफल समान है, जबकि कोर शेल टाइप में क्या होता है, यहाँ देखो मध्य भुजा का तो ज़्यादा होता है और इसका कम होता है साइड वाली भुजाओं का। कोर टाइप में देखिए 7, इस प्रकार के ट्रांसफार्मर में हानियां तो अधिक होती हैं, जबकि शेल टाइप में हानियां कम होती हैं। अगला प्रश्न देखें 8, ये ट्रांसफार्मर जो कि कोर टाइप ट्रांसफार्मर कम दक्षता के होते हैं, जबकि शेल टाइप और अधिक दक्षता के मिलते हैं। कोर टाइप में लीकेज फ्लक्स अधिक होता है, जबकि शेल टाइप में लीकेज फ्लक्स बहुत कम या ना के बराबर है। और कोर टाइप देखभाल एवं मरम्मत करना सरल होता है, जबकि शेल टाइप की देखभाल मरम्मत करना बहुत ज़्यादा कठिन प्रतीत होता है। ये कुछ पॉइंट्स है जो कि हमको ध्यान रखने हैं। अब आता है बैरी टाइप ट्रांसफार्मर, जिसका इस्तेमाल बिल्कुल बंद हो चुका है, लुप्त हो चुका है, इसका इस्तेमाल हम लोग नहीं करते। देखते हैं बैरी टाइप ट्रांसफार्मर। तो इस प्रकार के ट्रांसफार्मर में एक विशेष प्रकार की कोर प्रयोग की जाती है। जो ट्रांसफार्मर है इसमें एक विशेष प्रकार की कोर प्रयोग की जाएगी, जो बैरी आकार की कोर कहलाती है। यानी कि ये जो कोर है ना, देखो इस तरह की गोल कोर है, इसलिए इसे बैरी टाइप की कोर कहते हैं, ठीक है, बैरी आकार की कोर होती है। जैसा कि चित्र में दर्शाया गया, एक आयताकार फ्रेम इस प्रकार लगाया जाता है कि सभी फ्रेमों की एक भुजा मुख्य कोर के मध्य भाग से होकर गुजरे। तो ये मेरे को बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं लगा और आपको कहीं भी ये नहीं मिलेगी। आजकल सिर्फ कोर टाइप और शेल टाइप ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है, इस तरह के ट्रांसफार्मर का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता, ठीक है। तो आपका दो ही पढ़ेंगे हम लोग, शेल टाइप और कोर टाइप, ठीक है। विश्वास रखिए मेरे ऊपर, आपको आई होप विश्वास होगा। मैं कह रहा हूँ इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आएंगे। चलिए अब बात करते हैं फेज की संख्या के आधार पर। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ फेज, ट्रांसफार्मर दो तरह का है, सिंगल फेज और थ्री फेज ट्रांसफार्मर, सिंगल फेज और थ्री फेज। तो देखिए सिंगल फेज है ना, छोटे छोटे ट्रांसफार्मर आते हैं, आपने देखा होगा सिंगल फेज ट्रांसफार्मर होते हैं। आपने जैसे कि मेरे मोबाइल के चार्जर में, टीवीओं में, ठीक है, जितने भी घरों में उपकरण आते हैं उनमें समय इतने छोटे छोटे ट्रांसफार्मर लगे रहते हैं। एक सिंगल फेज एसी सप्लाई पर कार्य करने के लिए ट्रांसफार्मर सिंगल फेज टाइप होते हैं। ये लगभग 250 वोल्ट तक कार्य करने वाले होते हैं और कोर टाइप तथा शेल टाइप दोनों तरह के बन सकते हैं। इनका उपयोग आमतौर पर घरेलू उपयोग के उपकरण जैसे कि वोल्टेज स्टेबलाइजर, रेडियो रिसीवर, टीवी रिसीवर इत्यादि में किया जाता है। सो चित्र में देखिए ऐसा छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है। आपको मैंने वाटर पंप तोड़ के दिखाई थी, तो उसके अंदर जो ट्रांसफार्मर निकला था ना वही होता है। अभी है नहीं तो मैं आपको दिखाता कोर टाइप ट्रांसफार्मर, सॉरी ये जो ट्रांसफार्मर है, देखिए अभी शेल टाइप ट्रांसफार्मर का डायग्राम दिख रहा है आप लोगों को। ये सिंगल फेज ट्रांसफार्मर किस तरह का होता है मैं आपको दिखाता, और अभी भी आपको दिख रहा है, ठीक है, सेम ही बात है। देखो 2 पिन इनपुट की है, 2 पिन आउटपुट की है। अब बात करें थ्री फेज ट्रांसफार्मर। तो 3 फेज वाली एसी सप्लाई पर कार्य करने वाले ट्रांसफार्मर को 3 फेज सप्लाई ट्रांसफार्मर कहा जाता है। इसमें 3 प्राइमरी और 3 सेकेंडरी, क्योंकि 3 फेज है तो 3 ही प्राइमरी वाइंडिंग होती है और 3 ही सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। ये प्राय शेल तथा कोर टाइप के होते हैं। इनका उपयोग इलेक्ट्रिकल उत्पादन केंद्रों पर उत्पन्न की गई एसी वोल्टेज जो 11 kV है उसे
स्टेप अप करने के काम में आता है, जैसे कि वो 110, 132, 220 या 400 केवी तक कन्वर्ट हो सके, ठीक है, जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कहलाते हैं। तो 3 फेज ट्रांसफार्मर क्या है, जो डिस्ट्रीब्यूशन टाइप ट्रांसफार्मर है वो सारे 3 फेज होते हैं, ये आपको पता होगा। ये देखिए 3 फेज की अलग अलग वाइंडिंग है, पहले सेकेंडरी, फिर उसके ऊपर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। और ये देखिए शेल टाइप ट्रांसफार्मर, ज़्यादातर 3 फेज में शेल टाइप ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाएगा, ध्यान रखेंगे। अब अभी तक देखिए आपने क्या कैसे पढ़े, स्टेप अप स्टेप डाउन पढ़ा, आपने कोर टाइप पढ़ा, आपने शेल टाइप पढ़ा, फिर आपने सिंगल फेज और 3 फेज भी पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे आउटपुट क्षमता के आधार पर, आउटपुट क्षमता के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने तरह के होते हैं। देखिए इसमें होगा ऑटो ट्रांसफार्मर टाइप और इंस्ट्रूमेंट टाइप। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर भी 2 तरह के आएंगे आगे, अभी हम लोग सिर्फ इतना देखते हैं कि ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, ऑटो ट्रांसफार्मर क्या है, एक ही वाइंडिंग को प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों की तरह काम में लिया जाता है। तो इस ट्रांसफार्मर को क्या है, हम लोग लैब से वगैरह में ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, लैब वगैरह में ऑटो ट्रांसफार्मर आपने देखा होगा। और दूसरी बात, ऑटो ट्रांसफार्मर एक तरह से मैं ये कहूँ कि कॉपर की सेविंग करता है, क्योंकि इसमें एक ही वाइंडिंग है तो ये कॉपर की सेविंग भी अच्छे से करता है। देखिए केवल एक वाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर ऑटो ट्रांसफार्मर कहलाता है। इसमें एक ही वाइंडिंग प्राइमरी, सेकेंडरी तथा दोनों का कार्य करती है। यदि पूरी वाइंडिंग को प्राइमरी की भांति तथा उसके कुछ अंश को सेकेंडरी की भांति प्रयोग किया जाए तो यह अपचाई ट्रांसफार्मर बन जाता है। कैसा ट्रांसफार्मर बन जाता है, ये अपचाई टाइप का ट्रांसफार्मर बन जाता है। यानी कि प्राइमरी वाइंडिंग, ये पूरी वाइंडिंग को अगर प्राइमरी की तरह काम में लूँ और उसके थोड़े से अंश को मैं सेकेंडरी की तरह काम में लूँ तो ये थोड़ा सा अपचाई यानी कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर बन जाएगा। और इसके विपरीत यदि प्राइमरी वाइंडिंग का तो कुछ अंश लूँ और सेकेंडरी वाइंडिंग का पूरा भाग लूँ तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर बन जाएगा, ठीक है। तो स्टेप डाउन और स्टेप अप कैसे बनेगा आप समझ गए। अगर प्राइमरी पूरी और सेकेंडरी का कुछ अंश होगा तो ये स्टेप डाउन करेगा, ठीक है। और यदि प्राइमरी थोड़ी सी और सेकेंडरी पूरी हो तभी स्टेप अप करेगा, ध्यान रखिए। देखिए स्टेप डाउन कब करेगा, देखिए एक ही वाइंडिंग है तो एक ही वाइंडिंग में मैंने क्या करा, कुछ हिस्सा, जो पूरा हिस्सा तो प्राइमरी की तरह काम में ले लिया, पूरा हिस्सा प्राइमरी की तरह काम में ले लिया और थोड़ा सा हिस्सा सेकेंडरी की तरह। तो देखो क्योंकि सेकेंडरी की साइड हिस्सा बहुत कम है इसीलिए वोल्टेज को स्टेप डाउन ही करेगा। इसके अपोजिट जब मैं इसकी आधी वाइंडिंग को तो प्राइमरी की तरह काम में लेता हूँ यानी कि कम वोल्टेज दे रहा हूँ और पूरी वाइंडिंग को, बाकी की बची हुई वाइंडिंग को मैं सेकेंडरी वाइंडिंग की तरह काम, बाकी की बची हुई नहीं सॉरी पूरी की पूरी वाइंडिंग को अगर मैं सेकेंडरी की तरह काम में लूँगा तो ये वोल्टेज को अप करेगा ना भाई, कम वोल्टेज को ज़्यादा वोल्टेज तो कन्वर्ट करके देगा। तो यही होता है आपका ऑटो ट्रांसफार्मर जिसमें सिंगल वाइंडिंग के द्वारा दोनों वाइंडिंग का काम लिया जाता है। अब बात करें कि ऑटो ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर, तो नॉर्मल मेरा ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य कर रहा था, म्यूचुअल इंडक्टेंस, बट इसमें 2 वाइंडिंग तो है नहीं, एक ही वाइंडिंग है तो ये सेल्फ इंडक्टेंस के सिद्धांत पर कार्य करता है। ध्यान रखेंगे ऑटो ट्रांसफार्मर सेल्फ इंडक्टेंस के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का सूत्र वही रहता है जो कि सामान्य ट्रांसफार्मर के लिए। अगर देखिए अभी ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का सूत्र आगे आएगा तो ठीक है, वरना मैं आपको अच्छे से बता दूंगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ऑटो ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, तो इसका उपयोग वोल्टेज स्टेबलाइजर, इंडक्शन मोटर की गति नियंत्रण युक्ति, बूस्टर आदि में किया जाता है। इसके अतिरिक्त लो वोल्टेज परिवर्तन पर भी इसका वोल्टेज नियमन अच्छा रहता है। चलिए एक वाइंडिंग की वजह से क्या होता है, बचत के कारण ये सामान्य प्रकार के ट्रांसफार्मर की अपेक्षा आकार में पहली बात तो छोटा होता है, ठीक है। आपने देखा होगा ऑटो ट्रांसफार्मर ऐसा गोल होता है, इस पर नोब लगी रहती है, 0 से लेके हमें लगभग 300 वोल्टेज तक का वेरिएशन दे सकता है। तो इसीलिए हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करते हैं ताकि वोल्टेज को मैं 0 से लेके कितना भी बढ़ा दूं और घटा सकूं। और दूसरी बात, छोटे के साथ इसका मूल्य कम हो जाता है क्योंकि कॉपर की लागत कम होती है, एफिशिएंसी इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी बनाई जाती है, ठीक है। देखिए सेकेंडरी वाइंडिंग पृथक ना बजाए जाने के कारण इसका उपयोग आधारित उपकरण एवं यंत्र मरम्मत करते समय कारीगर को विद्युत झटका नहीं दे सकते, झटका दे सकते हैं। लैब वगैरह में आप सभी लोगों ने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो अपने टीचर को बोलें सर हमें ऑटो ट्रांसफार्मर दिखाएं। वेरिएक एक वेरिएक डिवाइस भी होता है जो ऑटो ट्रांसफार्मर की तरह होता है। यदि ऑटो ट्रांसफार्मर में से 8-10 टेपिंग निकाल दी जाए तो इसका उपयोग अलग अलग वोल्टेज सप्लाई प्रदान करने के लिए किया जा सकता है। अब मान लो कि वेरिएक क्या होता है, टेपिंग से होती है। इससे बड़ी बात देखिए, मान लीजिए ये टेपिंग्स हैं, ठीक है। ये टेपिंग क्या कर रही है, टोटल 11 केवी का आउटपुट दे रही है, मगर मैं क्या चाहता हूँ नहीं मुझे 7 केवी चाहिए, तो मैंने टेपिंग्स निकाल दी अलग अलग। अगर आपको 7 केवी चाहिए तो सिर्फ आप इतना काम में लो, आपको 10 चाहिए तो इतना काम में लो, और अगर आपको पूरा का पूरा चाहिए तो इतना काम में लो। तो टेपिंग सही होती है, जो हम अलग अलग टेपिंग निकाल देते हैं, जितना हमें उपयोग चाहिए उतनी टेपिंग कनेक्ट करें, बाकी को रहने दें, ठीक है, बाकी को रहने दें। तो ये उपकरण वेरिएक कहलाता है जो हम टेपिंग निकालते हैं। यदि एसी वोल्टेज के बढ़ाने तथा घटाने की न्यूनतम सीमा 1 वोल्ट रखनी है तो टेपिंग सेलेक्टर स्विच के सीरीज में एक वायर बाउंड टाइप का पोटेंशियोमीटर भी कनेक्ट कर दिया जाता है। पोटेंशियोमीटर का उपयोग सामान्यतः 5 से 10 एम्पीयर की दर पर इलेक्ट्रिकल करंट प्रदान करने के लिए वेरिएक में ही किया जाता है। वेरिएक का उपयोग डीसी सर्किट में कभी नहीं करेगी क्योंकि ट्रांसफार्मर का उपयोग नहीं कर रहे, इसीलिए इसका उपयोग डीसी सर्किट में भी नहीं किया जाएगा।
तो डीसी सर्किट में हम लोग क्या लगाते हैं, रियोस्टेट। जो काम एसी सर्किट में वेरिएट करता है वही काम डीसी सर्किट में कौन सा डिवाइस करता है, मान लो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आप लोग क्या टिक करेंगे, रियोस्टेट। ठीक है, जो काम एसी सर्किट में वेरिएट करता है वही काम डीसी सर्किट में रियोस्टेट के द्वारा संपन्न कराया जाता है, रियोस्टेट के द्वारा संपन्न कराया जाता है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर काफ़ी तरह के होते हैं, ठीक है, अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर पाए जाते हैं। मेनली दो तरह की बात करेंगे, करंट और पोटेंशियल। ठीक है, मैं ये बताना चाहूँगा इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर क्या करते हैं। अब देखो आपको मान लो हाई वोल्टेज कितना है, 220 kV। तो 220 kV करने के लिए आपको वोल्टमीटर बनाएंगे तो आपको कितना बड़ा वोल्टमीटर बनाना पड़ेगा। तो इस वजह से मैं क्या करता हूँ, मैंने एक छोटा सा ट्रांसफार्मर बनाया जो कि इस 220 kV को इसके रिस्पेक्ट में 220 वोल्ट में कन्वर्ट कर देगा। अब जैसे ही 220 वोल्ट में कन्वर्ट हुआ तो मैं इसका मेजरमेंट करूंगा। अब जो मेजरमेंट करूंगा ना वो मैं इन दोनों के बीच का एक फैक्टर निकालूंगा, बाद में उससे मल्टीप्लाई करके मैं बता दूंगा हाँ भाई इतने वोल्टेज मुझे मिल रहा है। तो ये होता है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। इसी तरह से करंट, तो करंट में क्या होगी, करंट ट्रांसफार्मर होगा। तो मान लो 100 एम्पेयर की करंट फ्लो हो रही है, 100 एम्पेयर या 1000 एम्पेयर की करंट फ्लो हो रही है, तो उसे मैं क्या करूँगा लगभग 5 से 7 एम्पेयर में कन्वर्ट करके उसको उसके रेशियो में बांट के फिर मैं मेजरमेंट कर लेता हूँ। तो ये होता है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। ये होते हैं आपके इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। एक सेकंड का समय लेंगे, पानी पीने की आज्ञा चाहेंगे आपसे। चलिए क्या है कि देखिए आपको वीडियो में आपको पता है लगातार बोलता रहता हूँ, एक सेकंड का समय नहीं लेता रुकने का, तो गला थोड़ा सा जाम हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं करंट ट्रांसफार्मर। तो करंट ट्रांसफार्मर क्या होता है और कैसे कार्य करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, यह एक वोल्टेज स्टेप अप अर्थात करंट अपचायक। करंट को क्या कर रहा है, एक बात देखिए आप, स्टेप करंट ट्रांसफार्मर करंट को तो डाउन करता है। अब करंट को डाउन करेगा, कब डाउन करेगा, जब वोल्टेज अप होगा। जब वोल्टेज अप होगा तभी तो करंट डाउन होगी। तो मैं क्या कहूँगा, आपसे पूछेगा बताओ करंट ट्रांसफार्मर में कौन सा ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप अप या स्टेप डाउन। तो आप क्या बोलोगे, स्टेप अप प्रकार का। ठीक है, वोल्टेज स्टेप अप। और करंट के केस में कहेंगे करंट डाउन है। ठीक है, करंट अपचायक और वोल्टेज स्टेप अप होता है। छोटा ट्रांसफार्मर होता है, इसकी प्राइमरी वाइंडिंग में केवल एक या दो लपेट। अच्छा, अब क्योंकि इसकी प्राइमरी वाइंडिंग बहुत अच्छी है, ठीक है, तो प्राइमरी वाइंडिंग में ज़्यादा लपेट नहीं करते, एक या दो लपेट दिए जाते हैं और सीधा और बहुत मोटा तार होता है। जबकि सेकेंडरी वाइंडिंग में पतले तार के बहुत ही अधिक लपेट दिए जाते हैं। तो इस प्रकार इस ट्रांसफार्मर द्वारा प्राइमरी सर्किट की 100 से 200 एम्पियर की विद्युत धारा को केवल 1 या 2 एम्पियर की विद्युत धारा में कन्वर्ट कर लिया जाता है और उसे सेकेंडरी में लगभग 0 से 5 एम्पियर अमीटर के द्वारा नाप लिया जाता है। अमीटर का स्केल 0 से 150 माप सीमा के लिए भी अनुपातित किया जाता है। ठीक है, 0 से 150 एम्पियर भी नाप सकता है। देखिए सप्लाई क्या हुई, यहाँ से इलेक्ट्रिकल सप्लाई है, प्राइमरी वाइंडिंग मैंने बोला बहुत कम टर्न्स की है, और उसके बाद इस सप्लाई को क्या करेंगे, सेकेंडरी में कनेक्ट करेंगे। ये सेकेंडरी ट्रांसफार्मर की साइड है और यहाँ पे एक अमीटर लगा के मैंने वोल्टेज का मेजरमेंट कर लिया। अब सेकेंडरी साइड में मैंने क्या करा, पतले तार के बहुत अधिक टर्न लगा दिए, तो ये करंट को डाउन कर देगा। जैसे ही करंट डाउन हो गई, जैसे ही करंट डाउन हो गई वैसे ही क्या है, मेरी करंट का मेजरमेंट कर लेगा। ठीक है, तो ये हुआ आपका करंट ट्रांसफार्मर। अब बात करते हैं वोल्टेज ट्रांसफार्मर। तो ये एक प्रकार का वोल्टेज स्टेप डाउन। ध्यान रखें, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में वोल्टेज को डाउन कर रहे हो ना, डाउन करके मेजरमेंट कर रहे हैं, तो ये एक तरह का डाउन ही ट्रांसफार्मर होता है। इसकी प्राइमरी वाइंडिंग तो पतले तार की लपेटी जाती है, जबकि सेकेंडरी वाइंडिंग मोटे तार की केवल 1 या 2 लपेट। अब आप देख रहे हो कि सेकेंडरी साइड में वोल्टेज की वैल्यू कम है, यानी कि करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी। अब करंट की वैल्यू जहाँ ज़्यादा होती है वहाँ मोटे तार, तो मोटे तार के कम लपेट सेकेंडरी में और प्राइमरी में अधिक तार के कम लपेट लगाए जाते हैं। इस प्रकार प्राइमरी वाइंडिंग के सर्किट में 11,000 22,000 वोल्टेज को केवल 50 से 100 वोल्टेज में कन्वर्ट करके वोल्ट मीटर के द्वारा डायरेक्ट, देखो प्राइमरी वाइंडिंग अधिक टर्न और सेकेंडरी वाइंडिंग मोटे तार के कम टर्न से लपेटी जाती है, ध्यान रखेंगे। तो करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ज़्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है, ठीक है, बहुत ही ईजी है। बस चीज़ क्या है कि आपको अच्छे से समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, यदि आप समझने की कोशिश करेंगे तो ईजिली आपको समझ आ जाएगा। अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉमर्शियल। कॉमर्शियल के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने तरह के होते हैं, तो मैं बताना चाहूँगा आपको। कॉमर्शियल के आधार पर ट्रांसफार्मर 2 तरह के होते हैं, पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। देखिए पावर ट्रांसफार्मर क्या है, बड़े बड़े सब स्टेशनों में, या फिर हम क्या कह सकते हैं आजकल 500 kVA से, और पुराने ज़माने में कहते थे 200 kV। तो 500 kV से अधिक के जितने भी ट्रांसफार्मर हैं वो पावर ट्रांसफार्मर होते हैं। और अब पहले पुराने ज़माने में तो 200 kV भी बहुत होता था, तो वहाँ 200 kV था। और आपको पता है आपकी किताब हड़प्पा सभ्यता से मोहनजोदड़ो गणेशवर सभ्यता में प्राप्त हुई थी, इसीलिए इस किताब के अनुसार चलना पड़ेगा। देखिए पावर ट्रांसफार्मर, अच्छा ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवी में होती है, किलो डब्ल्यू में होती है, तो केवी में होती है, ये ध्यान रखेंगे। क्यों होती है क्यों नहीं होती है हम लोग बाद में आपको अलग से वीडियो बना के मैं जरूर बताऊंगा। सो पावर ट्रांसफार्मर की केवीए क्षमता सामान्यतः 200 kVA तक होती है
और इसकी प्राइमरी वाइंडिंग स्टार कनेक्शन में तथा सेकेंडरी वाइंडिंग डेल्टा कनेक्शन में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, पावर ट्रांसफार्मर का उपयोग हम लोग कभी भी घरों के बाहर करेंगे नहीं करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे। तो मैं क्या ये कह सकता हूँ कि पावर ट्रांसफार्मर के अंदर सेकेंडरी में मुझे न्यूट्रल निकालने की आवश्यकता नहीं है, मगर प्राइमरी में यहाँ न्यूट्रल देना पड़ता है। तो ध्यान रखेंगे, पावर ट्रांसफार्मर की प्राइमरी तो होती है स्टार कनेक्टेड, प्राइमरी स्टार कनेक्टेड होती है और सेकेंडरी डेल्टा कनेक्टेड होती है। ध्यान रखेंगे, पावर ट्रांसफार्मर की प्राइमरी स्टार और सेकेंडरी डेल्टा कनेक्टेड होती है। ठीक है, चलिए, ये ट्रांसमिशन लाइन के सिरों पर वोल्टेज को घटाने और बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। हाँ, तो हमें पता है भाई, पावर ट्रांसफार्मर वोल्टेज को घटाने बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। फुल लोड पर इस ट्रांसफार्मर की, अच्छा, पावर ट्रांसफार्मर वो ट्रांसफार्मर होते हैं जिनकी दक्षता फुल लोड पर उच्च रहती है, तो इन्हें हमेशा फुल लोड पर ऑपरेट कराया जाता है। और पावर ट्रांसफार्मर सिर्फ दो जगह पर इस्तेमाल होंगे, या तो उत्पादन स्टेशन पर जहाँ पर बिजली पैदा हो रही है, या फिर सब स्टेशन में। दो ही जगह पर इस्तेमाल होंगे, या तो उत्पादन स्टेशन पर या फिर सब स्टेशन पर ही पावर ट्रांसफार्मर। तो आपसे बेसिक पूछेगा, बताइए पावर ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, या फिर उत्पादन स्टेशन या सब स्टेशन में कौन सा ट्रांसफार्मर प्रयोग करेंगे। पावर ट्रांसफार्मर, स्टेप अप, स्टेप डाउन, है ना, इस तरह से पूछेगा। शेल टाइप, कोर टाइप, कुछ भी पूछ सकता है। तो आप क्या टिक करेंगे, पावर ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की केवीए क्षमता सामान्य 5 केवी से 2000 केवी तक होती है। बिल्कुल गलत, ठीक है, गलत बात कर रहा है ये, 500 केवी से भी नीचे होती है। सो इसी प्रकार प्राइमरी वाइंडिंग डेल्टा कनेक्शन में, अच्छा, अब डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो आपके घरों के बाहर ट्रांसफार्मर लगे रहते हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं। तो देखो, जीएसएस से भले 3 फेज की सप्लाई आ जाए, 3 फेज की बिल्कुल आ गई तो वो डेल्टा में, मगर मुझे घरों में न्यूट्रल चाहिए, और अगर मुझे घरों में न्यूट्रल सप्लाई चाहिए, तो इस न्यूट्रल के लिए मुझे स्टार कनेक्शन। तो ध्यान रखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की प्राइमरी डेल्टा और सेकेंडरी स्टार कनेक्शन होती है। ये प्रश्न ही आपसे हजारों बार कॉम्पिटिशन एग्जाम में और आपके खुद के एग्जामों में पूछा गया है। ध्यान रखेंगे, ट्रांसफार्मर की, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी स्टार और प्राइमरी डेल्टा होती है। चलिए, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग को स्टार कनेक्शन में कनेक्ट करने का मुख्य लाभ ये है कि इससे 3 फेज सप्लाई के साथ साथ सिंगल फेज सप्लाई भी प्राप्त की जा सकती है। 3 फेज सप्लाई के साथ साथ सिंगल फेज सप्लाई भी प्राप्त की जा सकती है। तो सामान्यतः 15,000 केवी से कम क्षमता वाले ट्रांसफार्मर एलटी ट्रांसफार्मर कहलाते हैं। ठीक है, 15,000 से कम क्षमता वाले एलटी ट्रांसफार्मर, और इसी प्रकार 15,000 केवी से अधिक क्षमता वाले ट्रांसफार्मर एचटी ट्रांसफार्मर कहलाते हैं, हाई टेंशन ट्रांसफार्मर कहलाते हैं। ध्यान रखें। तो आई होप आपको डिस्ट्रीब्यूशन और पावर ट्रांसफार्मर क्लियर हो गया होगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन और पावर ट्रांसफार्मर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखेंगे ट्रांसफार्मर के जो हिस्से क्या हैं, पार्ट, भाग कौन कौन से हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहले तो ट्रांसफार्मर की कोर होती है, शेल टाइप, कोर टाइप, फिर आती है प्राइमरी वाइंडिंग, उसके बाद सेकेंडरी वाइंडिंग, फिर ऑयल का टैंक होता है जिसे हम कंजर्वेटर टैंक कहते हैं, और उस ऑयल टैंक के अंदर ऑयल होता है। फिर उसकी कूलिंग के लिए डक्ट लगाई जाती है जिन्हें पाइप कहते हैं। ऑयल को डालने के लिए ऑयल इनलेट वाल्व, और ऑयल निकालने के लिए ऑयल आउटलेट ड्रेन कॉर्क होता है। ऑयल का लेवल नापने के लिए ऑयल गेज रखा जाता है। प्राइमरी वाइंडिंग के टर्मिनलों के लिए प्राइमरी टर्मिनल और सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए सेकेंडरी टर्मिनल होते हैं। ट्रांसफार्मर को अर्थ करना आवश्यक है, इसलिए अर्थ पॉइंट, ट्रांसफार्मर की डेटा प्लेट पे सभी कुछ लिखा रहता है जिसपे वो होती है डेटा प्लेट। और एक्सप्लोजन वाल्व बनाने के लिए, ताकि एक्सप्लोजन ना हो कंजर्वेटर टैंक में, इसलिए एक्सप्लोजन वाल्व लगाते हैं। कंजर्वेटर टैंक होता है आपका, और ब्रीदर, ब्रीदर क्या है, सिलिका जल जो कि नमी वगैरह को एब्जॉर्ब करने का कार्य करता है। और ब्रीदर के अंदर क्या भरा रहता है, सिलिका जल जो कि नमी को एब्जॉर्ब करता है। टेपिंग स्विच, अलग अलग टेपिंग देने के लिए, बुकोल्स के लिए, किसी भी तरह का अगर फॉल्ट आता है वाइंडिंग्स में तो उसके लिए, और तापमापी, टेम्परेचर नाप के लिए कि वाइंडिंग के अंदर जो हमारा टैंक है, पूरा ट्रांसफार्मर, उसके अंदर टेम्परेचर क्या है, ये सब नापने के लिए हम लोग इन तापमापी का इस्तेमाल करते हैं। और ये सारे थे आपके ट्रांसफार्मर के उपकरण, ये सारे थे आपके ट्रांसफार्मर के उपकरण कौन कौन से होते हैं। चलिए, तो अब हम लोग देखेंगे सारे डिवाइस के, मैंने आपको नाम बता दिए हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ देखें, एक छोटा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है, उसमें क्या संरचना होती है। ठीक है, एक मूवेबल आपने देखा होगा सिंगल फेज ट्रांसफार्मर आपकी लैब्स में रखा रहता है। अब उसमें क्या क्या चीज़ होती है वो देख लेते हैं हम लोग। देखिए, ये डायग्राम है, यहाँ पे सबसे पहली चीज़ वाइंडिंग्स होती है अंदर की तरफ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मेरी ये कोर है, और इस कोर के ऊपर जो है ना आपकी वाइंडिंग्स की गई है, इस कोर के ऊपर आपकी वाइंडिंग्स की गई है। बाहर की तरफ ये फिन्स लगे रहते हैं जो कि कूलिंग प्रोवाइड करने का काम करते हैं, इसे हम लोग डक्ट भी कहते हैं। ये देखिए कूलिंग पाइप, और ये पूरा टैंक है आपका, व्हील्स लगे नीचे। टेम्परेचर नापने के लिए टेम्परेचर मीटर, एक तरफ हाई टर्मिनल्स होते हैं और दूसरी तरफ लो टर्मिनल्स होते हैं, हमें बताए। ब्रीदर जिसके अंदर सिलिका जल भरा था, जो कि जो मॉइस्चर होता है ना उसे ऑब्जर्व करने के लिए काम में लिया जाता है। ऊपर आपकी बोहोल्स रहे, जो भी ओपन सर्किट या शॉर्ट सर्किट किसी भी तरह के फॉल्ट आता है उससे रोकने के लिए।
ऑयल का इनलेट वाल्व है और ठीक है एक तरफ ऑयल का आउटलेट वाल्व होता है, जो कि देखिए यहाँ पे नीचे की तरफ है। ऑयल की ऑयल नापने के लिए इसे कंजर्वेटर टैंक कहते हैं। यहाँ पे एक रिलीज वाल्व होता है, जब भी ज़्यादा हाई प्रेशर रिलीज हो जाता है तो उसे बाहर निकालने के लिए हाई प्रेशर रिलीज वाल्व का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये सारे इसके मेन पार्ट्स जिनके नाम मैंने अभी पढ़े नीचे। यहाँ देखिए ये डेटा प्लेट है। अब देखते हैं पावर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में कुछ प्रोटेक्शन डिवाइस है जो लगाए जाते हैं। सबसे पहले देखेंगे कंजर्वेटर टैंक। सो कंजर्वेटर टैंक क्या होता है, ये एक छोटा सा ऑयल का टैंक होता है जो मेन ऑयल टैंक के ऊपर स्थापित होता है। यानी कि छोटा ऑयल टैंक है जो कि मेन ऑयल टैंक के ऊपर स्थापित होता है। इसमें लगभग आधे लेवल तक ऑयल भरा रहता है। अब ये मान लीजिए टैंक की क्वांटिटी इतनी है, ठीक है, इतना है, तो आधे लेवल तक तो ऑयल भरा रहेगा। आधे लेवल तक क्यों भरता है, क्योंकि जब इसमें फॉल्टी कंडीशन में होता है, जो बुलबुले आने लगते हैं, ठीक है, गैस वेपोराइज होने लग जाती है जो ऑयल है, तो गैस के लिए भी प्रॉपर स्थान में, अन्यथा क्या मेरा टैंक फट जाएगा। तो इसके लिए आधे स्थान तक ही ऑयल भरा जाएगा। और टैंक में ऑयल नापने के लिए ऑयल गेज लगा रहता है। ऑयल नापने के लिए ऑयल गेज है। अब कंजर्वेटर टैंक अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, कार्य इससे अलग अलग है। सबसे पहले तो मेन टैंक में, जो आपका मुख्य टैंक है उसमें ऑयल के लेवल को, क्योंकि जो कंजर्वेटर टैंक है ना, इसी से मेन टैंक के अंदर ऑयल जाता है। तेल का तापमान बढ़ने से उसके आयतन में होने वाले फैलाव को स्थान देना। अब जैसे जैसे तेल का तापमान बढ़ेगा तो उसका आयतन बढ़ेगा, जैसे कि गैस में परिवर्तित होगा, बुलबुले आएंगे, उनको स्थान देने के लिए। तीसरी चीज़, जब तेल ठंडा होकर सिकुड़ता है तो उस समय कंजर्वेटर या मेन टैंक को तेल की आपूर्ति करना और साथ ही नमी को तेल में पहुंचने से रोकना। यानी कि जब तेल सिकुड़ेगा तो टैंक में कमी हो जाएगी, तो वो सारा ऑयल कंजर्वेटर टैंक से जाएगा। वो सारा ऑयल कहाँ से जाएगा, कंजर्वेटर टैंक से जाएगा। अब बात करते हैं ब्रीदर की। अच्छा, आप एक काम करना, ब्रीदर लिख के, ठीक है, ब्रीदर लिखना या सिलिका जेल लिख के आप गूगल पर सर्च जरूर करना एक बार, आपको देखिएगा सिलिका जेल कैसे होता है। जब भी ट्रांसफार्मर ऑयल ठंडा होकर सिकुड़ता है, जब ट्रांसफार्मर का ऑयल ठंडा होकर सिकुड़ता है तो कंजर्वेटर के रिक्त स्थान की पूर्ति वायुमंडल से होती है। अब मान लो जैसे ऑयल ठंडा होकर सिकुड़ गया तो कंजर्वेटर टैंक में क्या है, खाली स्थान हो गया। वो खाली स्थान क्या है, वायुमंडल की जो एयर है उससे होता है। यही क्रिया क्या है, ब्रीदिंग, जो हम सांस लेते हैं ना, इसे कहते हैं ब्रीदिंग। अब इस प्रक्रिया के दौरान वायुमंडल क्या है, अब आप एयर आ रही है, एयर के साथ नमी भी आएगी, नमी प्रवेश करेगी। अब वो नमी सारी तेल में गई। अब इस तेल में नमी है तो ये अचालक, यानी कि ये तेल के गुण को घटाएगा, तो तेल में से इस सारी नमी को एब्जॉर्व करने का काम ब्रीदर करता है। ठीक है, ब्रीदर आपने देखा होगा, आपने जो ठंडे पानी रखने की बोटल्स आती हैं, ठीक है, प्लास्टिक की, मिल्टन वगैरह की, आपने देखा होगा उसमें क्या है, एक छोटी सी पत्ती निकलती है, बस उससे नमक की क्या है, तो वो एक्चुअली में सिलिका जेल होता है। आप क्या करो, आपके जो नमकदानी होती है जिससे अपने ना नमक सब्जी सैलेड वगैरह में डालते हैं, तो बरसात के मौसम में कई बार आपने देखा होगा वो नमक सीलने लग जाता है, ठीक है, सीलन आ जाती है। तो आप क्या करो, उस सिलिका जेल को, पैकेट को उसमें डाल दो, तो वो सिलिका जेल सारा का सारा वाटर को एब्जॉर्व कर लेगा। पहले स्टार्टिंग में व्हाइट कलर का होता है और धीरे धीरे जैसे वाटर को एब्जॉर्व करता है ब्लू कलर का होता है। फिर अपन क्या करते हैं, इसको दोबारा धूप में सुखा के, धूप में रख दें तो ये दोबारा पानी इसका एब्जॉर्व हो जाएगा, सूख जाएगा और दोबारा से हम इसको यूज़ में ले सकते हैं। तो ब्रीदर का काम क्या है, ऑयल के अंदर जो मॉइस्चर है, ऑयल के अंदर या टैंक में जहीं भी हमारे मॉइस्चर है उसको एब्जॉर्व कर लेना, ये होता है सिलिका जेल। देखिए ये रहा ब्रीदर है, ये आपका ब्रीदर, सॉरी ये टैंक है आपका, इस टैंक के पास आपका लगा है ब्रीदर, जहाँ पे आपके सॉरी यही है आपका, ठीक है, ब्रीदर है और इसके अंदर आपका सिलिका जेल भरा रहता है। और देखने के लिए एक कांच की एकदम छोटी सी खिड़की होती है जिसकी मदद से अपन देख सकते हैं। अब जो सारा तेल है जो अपन ने निकाला है वो सारा से तेल के नीचे की तरफ आ जाता है। तो ये होता है आपका ब्रीदर। जनरली आपसे पूछेगा बताइए ट्रांसफार्मर ऑयल की नमी को एब्जॉर्व करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो आप क्या टिक करोगे, ब्रीदर, सिलिका जेल, जो भी टिक होगा अपन उससे टिक करेंगे। अब ब्रीदर की संरचना चित्र में दर्शाई गई, ये लगभग सारी सिलिका जेल का रंग आसमानी नीला हो जाता है, तब उसे बदल दिया जाता है। अन्य प्रकार के ब्रीदर में जैसे रबर डायफ्राम, थर्मोसाइन फिल्टर, गैस कुशन आदि प्रयोग किए जाते हैं, परंतु सिलिका जेल सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। आप लोगों को इजीली दिख जाएगा, ठीक है, गूगल पर सर्च करेंगे तो सिलिका जेल हमें मिल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं थर्मोमीटर। तो ट्रांसफार्मर ऑयल का तापमान नापने के लिए मुख्य टैंक में एक टेम्परेचर मीटर लगाया जाता है, यानी कि थर्मोमीटर। ट्रांसफार्मर ऑयल का टेम्परेचर क्या है, लगभग 100 डिग्री से अधिक नहीं बढ़ने देना चाहिए। यदि तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक बढ़ भी जाए, मान लो इन कंडीशन बढ़ जाए, तो ट्रांसफार्मर को डिस्कनेक्ट कर उसकी कूलिंग प्रणाली में दोष खोजना चाहिए। यानी कि भाई टेम्परेचर बढ़ा तो क्यों बढ़ा, उसका फॉल्ट खोजें और उस फॉल्ट को तुरंत दूर करें। यानी कि कभी भी टेम्परेचर 100 डिग्री टेम्परेचर से ज़्यादा ना बढ़े, वरना इससे क्या होगा भाई, बॉइलिंग हो जाएगा, बॉइलिंग होने लग जाएगा, सारा भाप में परिवर्तित हो जाएगा। एक्सप्लोजन वेंट, ठीक है, तो एक्सप्लोजन वेंट क्या होती है दोस्तों, जो ट्रांसफार्मर का ऑयल टैंक है इसके पास लगी रहती है, ये एक सुरक्षा कंजर्वेटर डिवाइस है जो कि मेन टैंक से जुड़ने वाला पाइप है। यदि किसी दोष के कारण मानो कोई फॉल्ट हो गया तो ट्रांसफार्मर में ऑयल का प्रेशर बहुत अधिक बढ़ जाएगा। इस स्थिति में मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक की सुरक्षा के लिए एक एक्सप्लोजन वेंट लगाया जाता है। ये या फिर हम इसे क्या, प्रेशर रिलीज, ज़्यादातर मैंने जब आपको स्टार्टिंग में बताया था प्रेशर रिलीज वाल्व होता है। ये क्या करता है, जब तेल का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तेल का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो क्या होता है कि कभी कभी भाई ब्लास्ट होने के चांसेस है, तो वो ब्लास्ट ना हो इस वजह से जैसे ही तेल का प्रेशर ज़्यादा होगा, एक्सप्लोजन वेंट का डायफ्राम टूट जाएगा और सारा एक्स्ट्रा ऑयल बाहर निकल जाएगा। तो ऐसी स्थिति में ट्रांसफार्मर के फॉल्ट को दूर करेंगे और नया वाल्व लगा देंगे।
तो ये होता है आपका एक्सप्लोजन वेंट या फिर प्रेशर रिलीज वाल्व। अब हम लोग बात करेंगे बुकोल्स रिले क्या होती है। तो देखिए दोस्तों, एक्सप्लोजन वेंट तथा बुकोल्स रिले एक ही स्थान पर स्थापित होते हैं। बुकोल्स रिले मुख्य रूप से क्या है, एक सुरक्षा युक्ति है। बुकोल्स रिले एक तरह से सुरक्षा युक्ति है जो ट्रांसफार्मर में आंतरिक फॉल्ट पैदा करने की स्थिति की सूचना, मान लो कोई ट्रांसफार्मर में इंटरनल फॉल्ट आया तो कैसे सूचना देगी, अलार्म बजा के हमें सूचना दे देगी और ट्रांसफार्मर को साथ ही साथ मेन सप्लाई से डिस्कनेक्ट करने का काम भी करती है। तो जनरली नॉर्मल ट्रांसफार्मर में सभी में बुकोल्स रिले का इस्तेमाल किया जाता है। और आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, बताइए बुकोल्स रिले के द्वारा किसको सुरक्षा प्रदान की जाती है, डीसी मोटर, डीसी जनरेटर, इंडक्शन मोटर या ट्रांसफार्मर। आपको क्या टिक करना है, ट्रांसफार्मर। या फिर ये पूछे बताओ ट्रांसफार्मर की हेल्प किसके द्वारा की जाती है, ओवरलोड रिले, थर्मल रिले, ओवर बुकोल्स रिले। तो अपन क्या टिक करेंगे, बुकोल्स रिले। ठीक है, ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि हमें ध्यान रखना है। देखिए अभी डायग्राम दे रखा है बुकोल्स रिले का। एक्चुअली में होता है कि जब भी कोई फॉल्ट आता है तो क्या है, गैस बुलबुले निकलने लगते हैं। ठीक है, तापमान बढ़ जाता है, बुलबुले निकलने लगते हैं। तो ये क्या है, फ्लोटिंग वाल्व होते हैं दो। ठीक है, मरकरी फ्लोटिंग वाल्व होते हैं। अभी क्या करते हैं, कॉन्टैक्ट तोड़ के अगर मान लीजिए नॉर्मल फॉल्ट आएगा तो ये क्या नीचे मरकरी भरा रहता है, ये नीचे की तरफ बैठ जाएगा तो ये सीधे ट्रिपिंग कॉइल जाएगा, यानी कि सर्किट को ट्रिप करके अलार्म बजा देगा। और यदि बहुत ज़्यादा फॉल्ट आ गया, मान लो भाई बुलबुले इतने ज़्यादा उठने लग गए, तो ये जो ऊपर वाला मरकरी स्विच है ये भी क्या है, वर्क करने लग जाएगा और ये हमें अलार्म सर्किट के थ्रू सूचना दे देगा कि भैया फॉल्ट ज़्यादा आ गया, तुरंत इसे ठीक करो। ठीक है, तो ये होता ही है हमारी बुकोल्स रिले। हाँ, इसके अंदर यदि तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो तीव्रता से कंजर्वेटर की ओर बढ़ता है और तेल की तीव्र गति के कारण फ्लोट बी मरकरी स्विच के द्वारा ट्रांसफार्मर को सोर्स से डिस्कनेक्ट करता है। तो दोनों ही किस लिए कनेक्ट किए जाते हैं, ताकि ट्रांसफार्मर को किसी भी तरह के फॉल्ट से, मान लो कोई भी फॉल्ट हो उससे हम ट्रांसफार्मर को बचा सकें, इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अब बात करते हैं ऑयल गेज। तो कंजर्वेटर टैंक में कितना ऑयल है इसकी क्वांटिटी को दर्शाने के लिए ऑयल गेज का इस्तेमाल किया जाता है। अब आता है टेपिंग स्विच। तो मैंने आपको बताया ना, ये देखिए ये मान लो ट्रांसफार्मर की टेपिंग है सेकेंडरी, तो कितनी वाइंडिंग मुझे इस्तेमाल करनी है उसके लिए हम लोगों ने टेपिंग निकाल दी। अब टेपिंग को कनेक्ट करने के लिए एक टेपिंग स्विच होता है, वही होता है। ठीक है, देखिए तो ट्रांसफार्मर की आउटपुट वोल्टेज को नियत मान पर रखने के लिए टेपिंग स्विच प्रयोग किया जाता है। ये एक हैंड ऑपरेटेड या ऑटोमेटिक कंट्रोल स्विच भी होता है जो कि सेकेंडरी वाइंडिंग की विभिन्न टेपिंग से कनेक्ट रहता है। इस स्विच के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, वोल्टेज को आवश्यकता के अनुसार घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। तो सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्न्स को घटाया और बढ़ाया जाता है, इसीलिए इस टेपिंग स्विच को टेप चेंजर कहते हैं। टेपिंग स्विच का ही दूसरा नाम टेप चेंजर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडरी साइड में लगा रहता है। सबसे मेन चीज़ हमेशा कभी भी मैं टेप चेंजिंग को, बहुत कम केसेस होते हैं जब हम प्राइमरी लगाएंगे एकदम ना के बराबर, ज़्यादातर टेप चेंजर का इस्तेमाल हम लोग सेकेंडरी साइड पे करते हैं। बुशिंग्स जो आपने देखे भूरे रंग के जो बुशिंग्स लगी रहती है, ठीक है, ऐसे करके ट्रांसफार्मर के ऊपर, उसे ही कहते हैं बुशिंग्स। तो देखिए बुशिंग तकनीक का प्रयोग पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को सोर्स तथा लोड से कनेक्ट। अब सोर्स और लोड से क्या मैं डायरेक्टली कनेक्ट करूँगा, नहीं, मैं बुशिंग के थ्रू कनेक्ट करूँगा। ये एक तरह के इंसुलेटर होते हैं जिससे मुझे कोई खतरा ना हो। ये बुश कनेक्शन केबल को ट्रांसफार्मर बॉडी से अलग करने के लिए आवश्यक होते हैं। ट्रांसफार्मर बुशिंग को प्रत्येक इनपुट एवं आउटपुट टर्मिनल पर प्रयोग किया जाता है, लेकिन जब इनपुट सप्लाई दोगे तब भी काम में लूँगा और जब आउटपुट दोगे तब भी काम में लूँगा। तो वाइंडिंग टर्मिनल के लिए वैद्युतिक आइसोलेशन प्रदान करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। टिप्पणी देखिए क्या लिखा है कि उपरोक्त सभी सुरक्षा युक्तियों के अतिरिक्त कुछ ट्रांसफार्मर में ओवरलोड करंट रिले, ओवरलोड फ्यूज, अर्थ रिले, फेज डिफरेंस बैलेंसिंग युक्ति भी प्रयोग की जा सकती है। तो ये पॉइंट भी ध्यान होना चाहिए। हाँ भाई, अगर ये सारे कमेंट तो हमने लगा दिए, मगर इसके अलावा भी कई तरह फॉल्ट, मान लो आप इलेक्ट्रिसिटी में न जाने कितने तरह के हैं, कभी भी किसी भी चीज़ से फॉल्ट आ सकता है, तो ये सारे उपकरण भी हमें प्रयोग करने चाहिए। अच्छा, अब 5 तरह के तो अभी हमने टाइप्स पढ़ लिए, क्लासिफिकेशन। लास्ट है आपका स्थापना के आधार पर, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। तो देखो 2 तरह के ट्रांसफार्मर होंगे, इंडोर और आउटडोर। इंडोर क्या होगा, किसी कमरे, टीन शेड आदि में स्थापित ट्रांसफार्मर इंडोर ट्रांसफार्मर कहलाता है। मानो जो छोटे छोटे ट्रांसफार्मर हम लोग लैब्स में इस्तेमाल करते हैं वही आपके इंडोर ट्रांसफार्मर कहलाते हैं, और ये बहुत ही निम्न केवी क्षमता के होते हैं, लगभग 2 या 3 केवी के, और इनका उपयोग उद्योगों में किया जाता है। दूसरी बात, आउटडोर ट्रांसफार्मर जो खुले स्थानों में प्रयोग किए जाते हैं, बड़े बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं, उन्हें आउटडोर ट्रांसफार्मर कहते हैं। ये धूप, धूल, वर्षा आदि सभी से बचाव के लिए इसकी व्यवस्था की जाती है, हालांकि इसे पूरा ओपन रखा जाता है। इनका उपयोग उत्पादन, विद्युत केंद्रों व डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में किया जाता है। तो ये होगा आपके इंडोर और आउटडोर। देखिए सभी प्रकार के पावर तथा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को सोर्स तथा लोड से कनेक्ट करने के लिए हाई डायलेक्ट इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वाले पोर्सिलिन बुशेस की आवश्यकता पड़ती ही है। ये बुशेस क्या करते हैं, जो कनेक्टिंग केबल ट्रांसफार्मर की बॉडी से अलग हो रही है उसे अलग रखना। देखो मान लो कि ये ट्रांसफार्मर है, अब इससे जो केबल सीधे बाहर तो नहीं निकलेगा, ये पहले बुशिंग्स के थ्रू निकलेगा, फिर आगे कंडक्टर पर जाएगा, ताकि किसी भी बीच में करंट लगने के चांसेस बिल्कुल जीरो हो जाएं। तो ये हो गया आपका पूरा ट्रांसफार्मर की वर्किंग और कंस्ट्रक्शन वाले टॉपिक और टाइप्स। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो पढ़ेंगे। सबसे पहला है छोटे ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग एवं वाइंडिंग वायर के लिए प्रयुक्त पदार्थ। छोटे ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग कैसे करूँगा और उसमें कौन सा मटेरियल
प्रयोग किया जाएगा वो देखना है। देखिए सो अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन के आधार पर वाइंडिंग के लिए चालक तार प्रयोग किए जाते हैं। वाइंडिंग के लिए कंडक्टर छोटे ट्रांसफार्मर के लिए तांबे के तार से वाउंड इनेमल सहित इंसुलेटेड होते हैं और बड़े ट्रांसफार्मर के लिए तांबे या एल्यूमिनियम के तार वाउंड होते हैं। बड़े पावर ट्रांसफार्मर में एक साथ कई चालकों मानो एक साथ कई चालकों को ट्विस्ट करके लगाया जाता है, जबकि छोटे ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में तांबे के तार का प्रयोग करने के निम्नलिखित कारण हैं। अब क्या क्या कारण है कि मैं तांबे के तार प्रयोग करूँ? फर्स्ट पॉइंट इज तांबे से निर्मित छोटे ट्रांसफार्मर को कम कोर स्टील की आवश्यकता पड़ती है, छोटे कोर की स्टील की आवश्यकता पड़ती है। इसके साथ ही इसके शीतलन उपकरण और अन्य सामग्री की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये जो छोटे छोटे ट्रांसफार्मर आपने देखो क्या उसमें कोई कूलिंग सिस्टम था? नहीं, सीधे कोर पे वाइंडिंग कर दी, खत्म कहानी बस। दूसरा, तांबा प्राय एल्यूमिनियम की तुलना में एक तो बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, जिसके कारण कॉइल की जल्दी खराब होने की संभावना कम रहती है और इससे मेरे ट्रांसफार्मर का लाइफ बढ़ती है। ठीक है, ज़्यादा टाइम तक इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट इस तांबे के तार से निर्मित कनेक्शन उत्तम होते हैं। जो तांबे के तार के कनेक्शन है वो बहुत ज़्यादा अच्छे रहते हैं। अतः ट्रांसफार्मरों में वाइंडिंग तांबे के रूप में तारों के रूप में तांबे के तार का प्रयोग किया जाता है। जो छोटे ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग है ध्यान रखें, तांबे के तार प्रयोग किए जाते हैं। देखो इतनी सारी रामायण इसने गा दी और बात क्या बोली, सिर्फ और सिर्फ कॉपर मटेरियल। अब अगर मैं डायरेक्ट आपको बताता आप बोलते सर टॉपिक छुड़वा देते हैं। इसीलिए तो क्या है कि क्वेश्चन बहुत छोटे आते हैं, बस ये क्या रामायण गा देते हैं। अब बात करते हैं ट्रांसफार्मर ऑयल। तो ट्रांसफार्मर में कूलिंग और इंसुलेशन के लिए कुछ तेल प्रयोग किए जाते हैं। अब आप ऐसा नहीं कि नारियल का तेल, सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, नहीं, ये तेल अलग प्रकार के होते हैं। कौन सा होता है पढ़ेंगे, और मतलब कि यही तेल इस्तेमाल क्यों करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, हम लोग दो तरह के ऑयल, एक तो मिनरल ऑयल और एक सिंथेटिक ऑयल। ठीक है, मिनरल ऑयल क्या होता है, ये पेट्रोलियम के शोधन से प्राप्त किया जाता है। इसका शुद्ध एवं नमी रहित, सबसे पहली बात तो इसमें मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ये ज्वलनशील ना हो, इसमें आग ना लगे और ना ही आसानी से वाष्पीकृत यानी कि वेपोराइज्ड हो। तो वास्तव में ये एक विशेष ग्रेड का मोबिल ऑयल कहलाता है। ठीक है, एक तरह का मोबिल ऑयल है बट एकदम विशेष ग्रेड का, काफ़ी हजारों रुपये लीटर आता है ये। अब बात करते हैं सिंथेटिक ऑयल। तो ये सिलिकॉन तथा हाइड्रोकार्बन द्रवों से तैयार किया जाता है। महंगा होने के कारण इसका उपयोग प्राय अंडरग्राउंड टाइप के ट्रांसफार्मर में किया जाता है, यानी कि महंगा होता है, इस वजह से इसका उपयोग अंडरग्राउंड टाइप के ट्रांसफार्मर्स में किया जाता है। तो आई होप आपको मिनरल ऑयल्स एंड सिंथेटिक ऑयल समझ आ गया होगा। ठीक है, मिनरल ऑयल्स और सिंथेटिक ऑयल आप लोगों को समझ आ गया होगा। सो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ट्रांसफार्मर के गुण। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप ध्यान रखो, क्या पूछते हैं सर कि हम लोग ये जो सिंथेटिक ऑयल है या मिनरल ऑयल ही क्यों प्रयोग कर रहे हैं? इसका जवाब देखिए यहाँ पे जो चीज़ उपस्थित है, जो आपके गुण है। सबसे पहली बात तो ये अच्छा अचालक हो, बेस्ट इंसुलेटर हो, स्पेसिफिक हीट रखने वाला हो, हाई यानी कि जल्दी से आग ना पकड़े, ज्वलनशील बिंदु रखने वाला हो, उच्च हाई यानी कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर आएगा जब जाके ये चलेगा, निम्न विस्कोसिटी यानी कि अपन ने जैसे पानी है, पानी की विस्कोसिटी बहुत कम, आप फैलाओ तुरंत इतनी दूर चल जाएगा। ठीक है, मानो आपने यहाँ से पानी फैलाया तो तुरंत यहाँ पे आ जाएगा, बस विस्कोसिटी हाई, गाढ़ा होने गाढ़ा, यहाँ तेल फैला एकदम धीरे 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 करके आगे बढ़ेगा। तो यानी कि विस्कोसिटी हाई हो यानी कि सरलता से प्रवाहित होने वाला हो, सॉरी हाँ हाई नहीं लो, हाई नहीं, इसकी विस्कोसिटी लो होनी चाहिए यानी कि आसानी से प्रवाहित हो सके, आसानी से प्रवाहित हो सके। और वायु में रखे जाने पर कम से कम नमी कम से कम होनी चाहिए, आपको पता है। तो और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आपसे कोई पूछे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है ट्रांसफार्मर ऑयल का, तो इसकी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ उच्च होती है। और डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ नापने के लिए ट्रांसफार्मर के ऑयल के लिए ऑयल टेस्टिंग इक्विपमेंट प्रयोग किए जाते हैं। तो अब देखते हैं टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल क्या होती है। तो आपको इसमें ज़्यादा नहीं देखना, ठीक है, आपको इसमें क्या देखना है, ट्रांसफार्मर ऑयल का परीक्षण करने के लिए निम्न प्रकार के टेस्ट किए जाते हैं। फील्ड टेस्ट, ठीक है, क्रैकल टेस्ट, डाइलेक्ट्रिक टेस्ट और अम्लता टेस्ट। ये 4 टेस्ट के सिर्फ आपको नाम ध्यान रखना है, बाकी चीज़ हमारे काम की नहीं है। ठीक है, नॉर्मल बात रखिए, आप अगर पढ़ के भी देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। चलिए अब बात करते हैं फील्ड टेस्ट क्या होता है। तो फील्ड टेस्ट देखिए, एक सूक्ष्म नलिका के अंदर जो ट्रांसफार्मर ऑयल की एक ड्रॉप को डाला जाता है, एक ड्रॉप को जब एक हीटर से निहित आशुद्ध जल की सतह पर धीरे धीरे डाला जाता है, तो यदि तेल साइक्लो ऑक्टेन तेल या पैराफिन तेल हुआ, मान लो कि अगर तेल कौन सा है, साइक्लो ऑक्टेन या पैराफिन, आइसोपैराफिन ऑयल डालते हैं, तो तेल की बूंद सामान्यतः चपटी एकदम फ्लैट हो जाएगी। अब यदि इन चपटी बूंद के क्षेत्रफल लगभग 15 से 18 mm से कम हो तो इस तेल का प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन यदि यह बूंद ज़्यादा फैल जाए तो इस तेल का प्रयोग नहीं करेंगे, यानी कि ये तेल खराब हो चुका है। चलिए ये देखो, ये तेल का परीक्षण है, ठीक है, हीटर पे क्या करा, इसकी एक तेल की बूंद गिरेगी। अब आता है क्रैकल टेस्ट। क्रैकल टेस्ट क्या होता है, इस टेस्ट में इस्पात की ट्यूब के एक सिरे को बंद किया जाता है तथा इस बंद सिरे को एकदम गर्म करते हैं, एकदम जब तक लाल ना हो जाए, भयंकर वाला। इस्पात यानी कि एक मेटल होता है। इसके पश्चात तेल के नमूने को इस तेल में डाला जाता है। यदि एक तीक्ष्ण एकदम मतलब एकदम पैनी चटकने की आवाज़ आती है तो तेल में नमी की मात्रा है, क्योंकि आपको पता है जैसे आप गर्म बर्तन में आप पानी डालोगे तो वो उछलता है, तेल डालोगे तो इतना नहीं उछलेगा।
तो तेल की नमी की होगी तभी तेल आवाज़ आएगी। और अगर शुष्क तेल में छन छन की आवाज़ करेगा, यानी कि अगर ड्राई ऑयल होगा तो छन छन की आवाज़ करेगा, और अगर मॉइस्चर होगा तो तीक्ष्ण एकदम चटकने की आवाज़ करेगा। तो ये होता है क्रैकल टेस्ट। अब बात करते हैं डाइलेक्ट्रिक टेस्ट। तो इस टेस्ट में मानक तेल परीक्षण सेट प्रयोग किया जाता है। एक पूरी किट आती है तेल परीक्षण सेट में सेल होती है जो कि ग्लास या प्लास्टिक से बनी होती है, और सेल भली भांति जांच लेनी चाहिए। तो ठीक है, इसका आपको बहुत काफ़ी बड़ा टेस्ट है ना। तो एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। पढ़ने में तो हमारा कुछ नहीं जा रहा, पढ़ के देख लेते हैं क्या है। ट्रांसफार्मर ऑयल पर डाइलेक्ट्रिक टेस्ट करने के लिए तेल को धीरे धीरे उत्तेजित यानी कि एजिटेटेड करते हैं और कई बार बदल लिया जाता है, जिससे तेल में निहित अशुद्धियों का सजातीय वितरण हो जाता है। नॉर्मल चीज़ अभी। इसके पश्चात क्या करेंगे, तेल को धीरे धीरे टेस्ट वाला जो सेल है उसमें डाला जाएगा। परीक्षण के समय उस समय तेल का तापमान परिवेश के तापमान के समान होना चाहिए, यानी कि तेल ना ज़्यादा गर्म हो ना ज़्यादा ठंडा हो, जो एटमॉस्फेयर है रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। इन सब स्थिति को पूर्ण करने के पश्चात सेल को परीक्षण इकाई में लगाया जाएगा और पावर स्विच को ऑन करेंगे। इलेक्ट्रोड के अक्रॉस 2 किलोवाट की दर पर एसी वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी 40 हर्ट्ज से बढ़कर 7 हर्ट्ज हो जाती है। और जब इलेक्ट्रोड के मध्य पहला स्पार्क उत्पन्न होता है तब ब्रेकडाउन वोल्टेज के स्तर तक पहुंच जाती है। यदि इलेक्ट्रॉन के मध्य आर्क उत्पन्न हो जाती है तो यह परिपथ स्वचालित रूप से ओपन सर्किट हो जाता है। बला 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 खत्म। देखो क्या समझ आया किसी के? मेरे भी समझ नहीं आया, ठीक है। समझ आ गया तो जनरली ध्यान रखो। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो है किट के साथ, अगर आपको किसी किट के साथ टेस्ट करना है तो वो होता है डाइलेक्ट्रिक टेस्ट, यानी कि इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पराविद्युत सामर्थ्य कितना है। आप बताएं अम्लीयता टेस्ट। तो अम्लीयता पदार्थ प्राय तेल की ऑक्सीकरण के द्वारा बनते हैं। अम्लीय पदार्थ जो तेल का ऑक्सीडाइजेशन होने लगता है जब, ठीक है, और जब इसका टेम्परेचर हाई होता है गैस बुलबुले निकलते हैं, तो ये ऑक्सीकरण ट्रांसफार्मर वाइंडिंग के प्रयुक्त इंसुलेटिंग पदार्थ है। जैसे जैसे इंसुलेटिंग पेपर, प्रेस बोर्ड इत्यादि को खराब कर देगा, इसलिए अम्लता निर्माण का पता लगाना आवश्यक होता है। इस परीक्षण को करने के लिए पोर्टेबल परीक्षण किट उपलब्ध है, ठीक है। अलग से किट होती है जिसमें निम्न सामग्री होती है: 2 पॉलीथीन की बोतल जिस प्रत्येक में 0.0085 N सांद्रता का सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन एवं 100 ml का इथाइल अल्कोहल, एक यूनिवर्सल इंडिकेटर की इंडिकेटर बोतल, 4 ग्लास टेस्टिंग ट्यूब, 3 ग्रेजुएटेड ड्रॉपर, अम्लता परास के साथ कलर चार्ट और निर्देश बुक। तो हमें ये टेस्ट पूछेगा नहीं, मैंने आपको बताया ना, आपको सिर्फ और सिर्फ नाम ध्यान रखने, ठीक है। हालांकि कभी कभार पूछ ले तो भाई ये बताइए कि अम्लीय परीक्षण में कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल की जाती है, तो आपको ये नाम ध्यान होने चाहिए बस। बाकी कौन सी चीज़ कितने ml मिलाई, कितने ml नहीं मिलाई, हमें इसका कुछ भी नहीं करना है, हमें इसका कुछ भी नहीं करना है। तो इस चीज़ को अपन इतना नहीं लेंगे कि यार इसमें क्या मिलाएं और क्या नहीं मिलाएं, स्किप दैट। अब बात करते हैं ट्रांसफार्मर कूलिंग के प्रकार के। ट्रांसफार्मर की कूलिंग कितने प्रकार की होती है? तो देखिए, ट्रांसफार्मर को कूलिंग जरूरी है क्योंकि वो काम करता रहता है रेगुलर। आपने देखा होगा भी गर्मी के दिनों में आप अपने घरों के बाहर जाएं, रात के समय देखें जब एसी कूलर वगैरह ऑन रहते हैं, ट्रांसफार्मर से धुआं निकलेगा। वो क्यों निकलता है? क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है, सो ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है, ट्रांसफार्मर लॉसेस के कारण इसमें हीट उत्पन्न होती है जो वाइंडिंग के अचालक आवरण को यानी कि इंसुलेशन को नष्ट कर देती है, और कभी कभी तो वाइंडिंग को शॉर्ट सर्किट भी कर देती है। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न ना होने देने के लिए ट्रांसफार्मर में कूलिंग प्रणाली की व्यवस्था करना आवश्यक है। अब इसके विपरीत मोटर, जनरेटर आदि में तो क्या है, फ्रिक्शन होता है, घूमती रहती है, तो इसके साथ एक पंखा लगा दिया, वो पंखा क्या लगातार उसकी गर्मी को बाहर फेंकता रहेगा। लेकिन ट्रांसफार्मर में क्योंकि कोई रोटेटिंग भाग नहीं है तो इसकी कूलिंग के लिए अलग से व्यवस्था करनी पड़ेगी। अब अलग से व्यवस्था देखिए, कुछ व्यवस्थाएं हैं जैसे कि प्राकृतिक एयर मेथड, प्राकृतिक तेल मेथड, जल द्वारा शीतलन या वायु ब्लास्ट के द्वारा शीतलन, ये कुछ प्रकार है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ नेचुरल एयर। तो देखिए, मानो कि 20 kV क्षमता का जो ट्रांसफार्मर होते हैं छोटे, इनमें कोर होती है ना, बहुत लंबी होती है, बड़ी होती है, जिससे कि वे उत्पन्न उष्मा को एब्जॉर्ब कर ले और वायु के प्राकृतिक प्रवाह से उष्मा को वायु में विसर्जित कर दे। यानी कि हीट को एब्जॉर्ब करने के साथ ही साथ जितनी भी हीट है ना वो एयर पड़ेगी आसपास की उसमें, तो उसे ठंडा कर दे तुरंत। तो इसके अतिरिक्त कोर तथा खोल में आवश्यक संख्या में वायु मार्गों के द्वारा ट्रांसफार्मर को प्राकृतिक, अच्छा ऐसे ट्रांसफार्मर होते हैं ना आपका, इसमें बाहर डक्ट्स लगी रहती है, तो इन डक्ट्स में से भी एयर फ्लो होती है और ये एयर फ्लो भी इसको ठंडा करने का कार्य करता है। तो ये है प्राकृतिक वायु द्वारा मेथड। प्राकृतिक ऑयल, तो तेल द्वारा ट्रांसफार्मर को कूलिंग 2 प्रकार से की जाती है, प्राकृतिक रूप से तेल द्वारा शीतलन और एक वैद्युतिक रूप से। देखिए प्राकृतिक क्या है, इस विधि में ट्रांसफार्मर में क्या करेंगे, एक टैंक होता है जिसमें ट्रांसफार्मर ऑयल भरा रहता है, जो कि अपन ने अभी पढ़ा, ठीक है। तो इसको छोड़ दो, अभी अपन ने पढ़ा है, वो सारा कुछ इसमें बता दिया इसमें। देखो ये रहा, ये है आपका पूरा टैंक है जिसके अंदर वाइंडिंग है, वाइंडिंग पूरी ऑयल में डूबी रहती है और ये फिन से लगा दी है बाहर। कूलिंग के लिए पाइप रहता है, ये ऑयल इसमें से सर्कुलेट होता रहता है लगातार और ठंडा होता रहता है, लगातार सर्कुलेट होता रहता है और ठंडा होता रहता है। तो कुछ ट्रांसफार्मर में टैंक की दीवारें नालीदार लोहे शीट से बनाई जाती हैं जिससे कि वाइंडिंग आदि में उत्पन्न हुई उष्मा, अब जो कि वाइंडिंग में जितनी भी हीट उत्पन्न हो ये सारी सुगमता से वायु में फैल सके, कैसे, इन फिन्स के द्वारा। तो उत्पन्न हुई उष्मा तेल से हल्का हो जाती है और वह ऊपर तली पर उठ जाता है, वहाँ से वह ठंडा होने के लिए पाइपों में चला जाता है।
जो जो तेल गर्म होगा वो ऊपर उठ जाएगा, ठीक है। अब हल्का होकर ऊपर उठेगा तो वो इन फिन्स में से सर्कुलेट होता रहता है, ठीक है। तब पाइपों में पुनः तेल की टंकी में पहुंच जाता है। इस प्रकार तेल सुताई टैंक में ऊपर नीचे होता रहता है और ठंडा हो जाता है। तो ये है कूलिंग की प्रक्रिया ऑयल के द्वारा। ऑयल ब्लास्ट शीतलन, यानी कि इस विधि में ट्रांसफर टैंक के साथ एक रेडिएटर टैंक, अच्छा अब यहाँ पे एक टैंक अलग से होता है जिसका नाम होता है रेडिएटर टैंक। इस रेडिएटर में एक वायु पंप की सहायता से वायु प्रवाह के द्वारा तेल को ठंडा, इस तेल में क्या एयर फ्लो होता रहता है। जैसे गर्म तेल हुआ, गर्म तेल नीचे आया, गर्म तेल बाहर आ गया, उसको एयर फ्लो से गर्म ठंडा करा, फिर आगे भेज दिया। तो तेल को ठंडा किया जाता है, रेडिएटर टैंक में पुनः मुख्य टैंक में पहुंचा जाता है। अब रेडिएटर टैंक से फिर दोबारा ऑयल मेन टैंक में। तो ये सारा कार्य दो पंपों की सहायता से किया जाता है और इस कूलिंग मेथड का इस्तेमाल 500 kVA से अधिक क्षमता के ट्रांसफार्मर में किया जाता है। यानी कि एक टैंक लगा दिया, रेडिएटर टैंक, गर्म ऑयल इसमें आया, ठंडा हुआ, फिर आगे भेज दिया, फिर दोबारा आया, फिर ठंडा हो गया, फिर आगे भेज दिया। तो ये हो गया आपका ऑयल ब्लास्ट। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट, जल द्वारा शीतलन। जल द्वारा शीतलन क्या है, कैसे करते हैं, क्या इंपॉर्टेंट है। इस प्रणाली में ट्रांसफार्मर वाइंडिंग तथा कोर को तेल में डुबोकर तो रखा जाता है और साथ ही उन्हें टैंक के ऊपरी भाग में से छल्लेदार जल पाइप द्वारा गुजारा जाता है। अब ये जो इसके साथ ही टैंक के जो ऊपरी भाग होता है उस भाग में से एक छल्लेदार जल पाइप में से गुजारा जाता है। जल जो पाइप है, अब ये पाइप में ठंडा पानी, एक तरफ से तो ठंडा पानी प्रवेश करेगा और जो कि ट्रांसफार्मर में जितनी भी हीट आई उसको एब्जॉर्ब करके वो पानी गर्म हो जाएगा और दूसरी ओर से बाहर निकल जाएगा। तो ये प्रणाली 500 kV से अधिक क्षमता के ट्रांसफार्मर में अपनाई जाती है। वाटर कूल्ड मेथड, वाटर कूल्ड मेथड 500 kV से अधिक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस विधि में ध्यान रखना आवश्यक है कि तेल का दबाव जल के दबाव से अधिक ना हो। कभी भी तेल का प्रेशर क्या है, जल के दबाव से अधिक ना हो। तो यही बात ध्यान में रखी जाती है। चलिए देखते हैं। सो देखिए, ये आपका टैंक सर्कुलेट है, बाकी का एक पाइप रखा है। तो यहाँ से क्या करेंगे, ठंडा पानी डाला, ये गर्म होकर बाहर निकल गया, फिर अगेन ठंडा पानी इस तरह से आता रहता है। एयर ब्लास्ट मेथड, तो ये शुष्क शीतलन प्रणाली, इस प्रणाली में ट्रांसफार्मर का निर्माण इस प्रकार किया जाता है कि उसमें वायु प्रवाह के लिए पर्याप्त मार्ग हो। तो पर्याप्त मार्ग के हिसाब से इसका इस्तेमाल किया जाता है। कई बार क्या हम लोग फैन भी लगा देते हैं, इलेक्ट्रिकल ब्लोअर का इस्तेमाल किया जाता है जो कि ठंडी ठंडी हवा फेंकता है और जिससे मेरी वाइंडिंग्स और जो टैंक है वो ठंडा हो जाता है। तो ये कुछ मेथड्स थे जो कि हमारे लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी था ट्रांसफार्मर को कूलिंग करने के लिए ये कुछ मेथड्स थे। चलिए अब हम लोग देखेंगे ट्रांसफार्मर की ईएमएफ इक्वेशन, टर्न्स रेशो, ट्रांसफॉर्मेशन रेशो, ये सारे टॉपिक्स। चलिए अब हम लोग निकालेंगे ट्रांसफार्मर की ईएमएफ इक्वेशन। आपको पता है ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग में एक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, किस वजह से, म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से। जो हमने प्राइमरी साइड में वोल्टेज दिया है उसकी वजह से सेकेंडरी साइड में एक ईएमएफ पैदा होता है। तो वो जो ईएमएफ होता है उसकी इक्वेशन निकालना कि कितना ईएमएफ पैदा हुआ है, उसकी हमको क्वांटिटी तो निकालनी पड़ेगी ना। तो उस ईएमएफ को निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है। देखिए वो फॉर्मूला क्या है, किसी भी ट्रांसफार्मर की प्रत्येक वाइंडिंग में उत्पन्न होने वाला ईएमएफ निम्न तीन कारण, अच्छा प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में ईएमएफ कितना कितना होगा। सबसे पहले तो उसमें अधिकतम फ्लक्स कितना फ्लो हुआ है, उसके बाद सप्लाई फ्रिक्वेंसी और टर्न्स की संख्या पर ईएमएफ निर्भर करता है। तो हम एक निष्कर्ष क्या निकालेंगे कि ई इज प्रोपोर्शनल टू ई एवरेज, कितना हुआ है, विच इज़ 5m/Fn, यानी कि 5m मैग्नेटिक फ्लक्स, F फॉर फ्रिक्वेंसी एंड N फॉर नंबर स्पीड, ठीक है। यानी कि सॉरी स्पीड नॉट स्पीड इन दिस केस, टर्न्स की संख्या, ठीक है, कितने टर्न्स आपने किया उसकी संख्या। चलिए अभी तक हमारे पास यानी कि ये तो है। अब देखिए, क्योंकि प्रत्येक साइकिल में चुंबकीय फ्लक्स 4 बार शून्य एवं अधिकतम मान के बीच परिवर्तित होता है, 4 बार होता है। कैसे, देखिए ये साइकिल आपकी, सॉरी थोड़ी सी गलत बन गई, देखिए एक बार जीरो, फिर हाई, जीरो से हाई एक बार चेंज हुआ, फिर जीरो पे आया 2 बार, फिर पीक पे गया तीसरी बार और फिर ये, यानी कि 4 बार टोटल परिवर्तन हुए शून्य और मैक्सिमम के बीच में। अतः हम लोग क्या कहेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। बट हम जब भी आरएमएस की बात करते हैं, तो मैं क्या कहता हूँ, ई एवरेज इंटू फॉर्म फैक्टर, और फॉर्म फैक्टर की वैल्यू होती है 1.1, फॉर्म फैक्टर की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1.1। तो ई एवरेज की क्या निकाली मैंने, 4f इंटू एन। तो अब अगर मैं 1.1 को इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 इससे मल्टीप्लाई हो गया 4.44 हो जाएगा। तब मेरा ईएमएफ का फॉर्मूला निकलता है 4.445 ये टोटल फार्मूला जिसकी वैल्यू आपसे पूछी जाएगी, ईआरएमएस क्या है, ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में प्रोड्यूस हुआ ईएमएफ, ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में जितना भी ईएमएफ प्रोड्यूस है वो 5m चुंबकीय फ्लक्स, F फ्रिक्वेंसी एंड N नंबर ऑफ टर्न्स। अच्छा अब आपको पता है जो चुंबकीय फ्लक्स किसके बराबर होता है, फ्लक्स घनत्व और कोर के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। तो ई मैंने अभी तक क्या निकाला, अच्छा 5, यानी कि अब मैं क्या कहूँगा, जो चुंबकीय फ्लक्स था वो कितना फ्लक्स होगा, आप बताइए कितना फ्लक्स होगा। देखिए सबसे पहली बात तो जितना कोर का आकार है
और उस कोर में कितना फ्लक्स है वही मेरा टोटल फ्लक्स होगा। तो 5m इज इक्वल टू बी एम इंटू ए। तो मैंने क्या करा, जो देखिए फॉर्मूला क्या था, यहाँ तक फॉर्मूला ये था, तो मैंने 5m की जगह बी एम इंटू ए रखा, 5m की जगह मैंने बी एम इंटू ए रख दिया। तो इस प्रकार प्राइमरी वाइंडिंग में उत्पन्न ईएमएफ कितना होगा, ईपी इज इक्वल टू प्राइमरी। ठीक है, अब ये तो टोटल ईएमएफ है। अब मैं प्राइमरी सेकेंडरी में कैसे डिफ्रेंशिएट करूँगा, प्राइमरी वाइंडिंग है तो नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी को जाएंगे, बाकी सारी चीज़ें तो सेम रहेंगी। और इसी तरह से जब सेकेंडरी में निकालूंगा तो नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी को जाएंगे, बाकी फ्रिक्वेंसी फ्लक्स तो सेम रहने वाला है दोनों के लिए। तो इस तरह से मैं प्राइमरी और सेकेंडरी का ईएमएफ निकालूंगा। फिर क्या करते हैं, आप हमेशा ध्यान रखेंगे ईएमएफ वोल्टेज और टर्न्स, हमेशा ईएमएफ आप कैसे लिखोगे, E2/E1 या फिर ES/EP। वोल्टेज कैसे लिखता हूँ मैं, V2/V1 और नंबर ऑफ टर्न्स N2/N1। ठीक है, पहले सेकेंडरी फिर प्राइमरी, और जब भी करंट की बात करेंगे तो I1/I2 आएगा, ध्यान रखें ये चीज़। सो इससे मैंने क्या निकाला, ES/EP इज इक्वल टू 4.44 FI। तो ये सेकेंडरी का प्राइमरी का। अब आपको ये पता है कि 4.44 5mF कॉमन है, ऊपर नीचे दोनों तो कट जाएंगे, तो क्या बचा ES/EP, यानी कि सेकेंडरी का ईएमएफ अपॉन प्राइमरी का ईएमएफ इज इक्वल टू सेकेंडरी के टर्न अपॉन प्राइमरी के टर्न। इस तरह से आप ये कांस्टेंट क्या आता है, इस कांस्टेंट के को ही ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहता है। एक्चुअल जो ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ये तो देखिए ES/EP इज इक्वल टू NS/NP। इसके अलावा क्या होगा, IP/IS। ये तीनों मिला के ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो बनाते हैं, ये तीनों मिलकर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो बनाते हैं, ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं टर्न्स रेशियो। सो ट्रांसफॉर्मर के ट्रांसफॉर्मेशन एवं इम्पीडेंस रेशियो का वर्णन निम्नवत है, यानी कि इससे ही क्या है, ट्रांसफॉर्मर रेशियो को टर्न रेशियो कहते हैं। टर्न रेशियो क्या है, सेकेंडरी और प्राइमरी के टर्न रेशियो को, ये देखिए NS/NP को ही टर्न रेशियो कहते हैं। इसका प्रतीक क्या होता है, K। चाहे वोल्टेज का रेशियो, टर्न्स का रेशियो, करंट का रेशियो, इन सभी का जो मात्रक है वो P होगा। परंतु ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी में विकसित हुई पावर PS का मान प्राइमरी पर आरोपित PP से अधिक नहीं। अच्छा, कभी भी ध्यान रखना, जितनी आप इनपुट पावर दोगे क्या उतनी आउटपुट मिलेगी, नहीं। तो प्राइमरी पे सेकेंडरी में विकसित हुई पावर का मान प्राइमरी पर आरोपित मान से कभी भी अधिक नहीं हो सकता। अतः PS का मान PP से कम होता है, हम लोग कह सकते हैं। जबकि हम आइडियल कंडीशन क्या मान के चलेंगे, आइडियल कंडीशन में मैंने जितना इनपुट दिया मुझे उतना का आउटपुट मिले, वो आइडियल कंडीशन है। बट क्या कभी भी आइडियल कंडीशन फॉलो होती है, नहीं, कभी भी आइडियल कंडीशन फॉलो नहीं होती। यानी कि जितना मैंने प्राइमरी पे दिया है उतना मुझे सेकेंडरी पे नहीं मिलेगा। बट मैं एक आइडियल कंडीशन मान के चलता हूँ। तो देखिए मैं क्या कहूँगा, प्राइमरी पावर इज इक्वल टू सेकेंडरी पावर। आइडियल कंडीशन के लिए अगर मैं मान लेता हूँ ये प्राइमरी पावर सेकेंडरी पावर, तो प्राइमरी पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्राइमरी करंट इंटू प्राइमरी वोल्टेज इज इक्वल टू सेकेंडरी करंट इंटू सेकेंडरी वोल्टेज। ठीक है, ये हो गया सेकेंडरी, हो गया प्राइमरी। तो फिर अगर इसको डिफरेंशिएट करूँगा मैं तो ES/EP इज इक्वल टू IP/IC। तो मैंने बताया ना, अगर आप सेकेंडरी वोल्टेज अपन सेकेंडरी प्राइमरी वोल्टेज आ रहा है, मगर करंट के केस में प्राइमरी करंट अपन सेकेंडरी करंट आएगा। तो ये हो गया आपका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। सबको मिटा देते हैं हम, एक बार ये देखते हैं, ES/EP NS/NP इज इक्वल टू IP/IS। ये होता है आपका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का फॉर्मूला, जो कि आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सो आई होप आप सभी लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो याद हो गया होगा। EP प्राइमरी वोल्टेज, अप्लाई प्राइमरी वोल्टेज, सेकेंडरी वोल्टेज, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है विशेष। ठीक है, अब देखिए उपरोक्त सूत्र में ट्रांसफार्मर कॉपर लॉसेस का मान नगण्य माना गया था। अर्थात ये सूत्र आइडियल, ये जो फॉर्मूला था ना, दिस इज फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर। जिस ट्रांसफार्मर में क्षतियों का मान शून्य हो वो आइडियल यानी कि जिस भी ट्रांसफार्मर में लॉसेस शून्य है, यानी कि आपने जितना इनपुट दिया, ठीक है, जितना आपने इनपुट दिया उतना ही आपको आउटपुट में मिल गया, दिस इज कॉल्ड आइडियल ट्रांसफार्मर। ओके, बट मगर आपको पता है कि ये सब एक काल्पनिक घटना है जिसका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है। ये होता है आइडियल ट्रांसफार्मर। चलिए अब बात करते हैं इम्पीडेंस रेशियो। इम्पीडेंस रेशियो एक्चुअल में क्या होता है, हर ट्रांसफार्मर का एक इम्पीडेंस होता है, प्राइमरी का इम्पीडेंस अलग, सेकेंडरी का इम्पीडेंस अलग होता है। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखेंगे, इम्पीडेंस को हम लोग जेड से शो करते हैं। इम्पीडेंस का जो है ना जेड, ठीक है। इम्पीडेंस को हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग, प्रतिबाधा। इंग्लिश इम्पीडेंस को हिंदी में कहा जाता है प्रतिबाधा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलिए तो देखिए प्राइमरी इम्पीडेंस क्या होगा, प्राइमरी देखिए IP, अच्छा लॉसेस की बात करें अगर प्राइमरी के लिए, देखिए I² R होता है, ठीक है। R की जगह हम लोग Z भी लिख सकते हैं इम्पीडेंस, क्योंकि ओम में ही होता है, ठीक है। Z इजिकल टू आपको ध्यान रखें R+jX होता है, R+jX होता है इम्पीडेंस, ठीक है। इम्पीडेंस में रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस, X को रिएक्टेंस कहते हैं, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस दोनों की वैल्यू उपस्थित होती हैं। तो इस तरह से इस फॉर्मूले से ये फॉर्मूला क्या जाएगा, प्राइमरी अपॉन सेकेंडरी करंट इज इक्वल टू सेकेंडरी इम्पीडेंस अपॉन सेकेंडरी प्राइमरी इम्पीडेंस, ठीक है, अंडर रूट में। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, कोई भी पूछ ले तो देखिए अभी ट्रांसफॉर्मेशन हमने ये 3 चीज़ें पढ़ी थी। अब चौथी चीज़ क्या और ऐड हो जाती है, सेकेंडरी इम्पीडेंस अपॉन प्राइमरी इम्पीडेंस का अंडर रूट, ये चीज़ ऐड हो जाएगी। चलिए अब कोई एग्जांपल देख लेते हैं इसी सा। एक क्वेश्चन देता है कि एक 3 फेज का स्टार डेल्टा स्टार, सॉरी ध्यान रखेंगे डेल्टा स्टार है,
11,000 वोल्ट और 400 ओब्लिक का स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग में 40 टर्न्स है। ध्यान रखिए सेकेंडरी वाइंडिंग में 40 टर्न दे दिए तो प्राइमरी वाइंडिंग की पर फेज टर्न्स की संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले बात देखें, प्राइमरी वोल्टेज क्या दिया इसने 11,000 और प्राइमरी पे डेल्टा है। ध्यान रखें डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू फेज वोल्टेज होता है, बट इन द केस ऑफ स्टार वाइंडिंग सेकेंडरी स्टार है तो स्टार में लाइन वोल्टेज इज ऑलवेज √3 VPS। ठीक है, तो अभी इसने मुझे क्या दिया है 400 वोल्ट। ये 400 वोल्ट क्या है, फेज वोल्टेज है। क्या ये फेज वोल्टेज है? बिल्कुल नहीं, ये लाइन वोल्टेज है। अब इस लाइन वोल्टेज को मुझे फेज वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए √3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखिए ये हमेशा लाइन वोल्टेज होता है, ध्यान रखिए ये हमेशा लाइन वोल्टेज होता है। अब लाइन वोल्टेज में √3 का गुणा करेंगे क्योंकि सेकेंडरी स्टार है ना, ये देखिए सेकेंडरी क्या है हमारी स्टार कनेक्टेड है, ये लिखा है यहाँ पे। तो 400/√3 करेंगे तो टोटल वोल्टेज आता है मेरा लगभग 231 वोल्टेज सेकेंडरी का। अब इसने बोला सेकेंडरी के टर्न से 40, सेकेंडरी के टर्न से 40। तो देखिए सेकेंडरी वोल्टेज आपको पता है, प्राइमरी वोल्टेज आपको पता है, सेकेंडरी टर्न्स आपको पता है, प्राइमरी टर्न्स निकाल सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, बिल्कुल हम लोग निकाल सकते हैं। तो बस निकाल लीजिए। इसी तरह से दूसरा फॉर्मूला कहता है कि एक 44 kVA 11,000/220 वोल्ट ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी में 25 टर्न है। प्राइमरी टर्न्स की संख्या व प्राइमरी व सेकेंडरी वाइंडिंग में प्रवाहित हो रही विद्युत धारा की गणना करो। सो ये भी आप इजीली करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है, आप खुद सॉल्व करके मुझे दिखाएंगे। चलिए अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ट्रांसफार्मर की कनेक्शन किस तरह से करते हैं। देखिए 3 फेज ऑपरेशन के लिए 3 फेज ऑपरेशन के लिए 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का कनेक्शन करेंगे। मान लो 3 फेज है तो मैं 3 अलग अलग सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के कनेक्शन करूँगा। सो 3 फेज ऑपरेशन के लिए 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की कनेक्शन किस तरह से करेंगे। देखिए कनेक्शन 2 तरह के होते हैं, एक तो आप 3 फेज में स्टार वाइंडिंग होती है और डेल्टा वाइंडिंग होती है। ठीक है, ये देखिए एक फेज दूसरा तीसरा, यहाँ भी 1 2 3 3 फेज के लिए हम लोग स्टार और डेल्टा 2 कनेक्शन होते हैं। अब एक वाइंडिंग प्राइमरी होती है दूसरी सेकेंडरी होती है, तो कनेक्शन किस तरह से बना सकता हूँ मैं, या तो दोनों ही मेरी डेल्टा डेल्टा हो, या तो दोनों ही मेरी स्टार स्टार हो, या तो एक मेरी डेल्टा हो दूसरी स्टार हो, यानी कि प्राइमरी डेल्टा सेकेंडरी स्टार, या फिर प्राइमरी स्टार सेकेंडरी डेल्टा हो। इस तरह से कनेक्शन देने हो तब मैं इस्तेमाल करूँगा। ठीक है, अब कौन से कनेक्शन कहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं ध्यान रखेंगे। देखिए ये कह रहा है पहला स्टार स्टार, तो देखिए स्टार स्टार में क्या होता है 3 तार तो आपस में एक पॉइंट पर जुड़ जाते हैं। ठीक है, कॉमन देखिए इसका ये वाला इसका ये वाला, ये तीनों जुड़ गए कॉमन और एक एक पॉइंट बाहर निकल गया। तो प्राइमरी स्टार सेकेंडरी स्टार कर दी। स्टार वाइंडिंग में मुझे कुछ चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए कि स्टार कनेक्शन में लाइन और फेज करंट तो रहती है बराबर, जबकि लाइन वोल्टेज इज ऑलवेज अंडर फेज वोल्टेज का √3 होता है। ठीक है, फेज वोल्टेज का √3। अब मान लो प्राइमरी में फेज वोल्टेज निकालनी है तो VL/√3 कर दो, सेकेंडरी में फेज वोल्टेज निकाल तो VL/√3 इंटू के, जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है आपका ट्रांसफॉर्मेशन रिसोर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। बस ये चीज़ ध्यान रखें। यानी कि अब सबसे बड़ी बात स्टार स्टार का उपयोग कहाँ किया जाता है, जहाँ पे आपको हाई वोल्टेज एवं हाई पावर वाले ट्रांसफार्मर में किया जाता है। स्टार स्टार कनेक्शन का इस्तेमाल हाई पावर और हाई वोल्टेज वाले ट्रांसफार्मर करेंगे। अब बात करते हैं स्टार डेल्टा। स्टार डेल्टा देखो ये स्टार हो गया, डेल्टा कैसे कनेक्शन होता है देखिए इस तरह से। मानो कोई ये एक U है तो ये 1 2, ये V है तो ये 1 2, ये W होता है ये 1 2। ठीक है, यानी कि U का 1 और W का 2 मिला दो आप, U का 1 और W का 2, तो देखिए U का मान लो ये 1 है और W का ये 2 है, तो देखो 1 से 2 मिला दिया। इस तरह से पूरे डायग्राम के कनेक्शन करेंगे। तो अब हमको देखना ये कि सिर्फ स्टार डेल्टा कहाँ इस्तेमाल होंगे और कैसे काम करेंगे। तो प्राइमरी स्टार है तो देखिए लाइन वोल्टेज तो ये रहेगा, जबकि फेज वोल्टेज की बात करूँ तो VL/√3 हो जाएगा। सेकेंडरी फेज वोल्टेज, अब सेकेंडरी मेरी क्या है डेल्टा कनेक्टेड है, सेकेंडरी मेरी डेल्टा कनेक्टेड है तो सेकेंडरी में आपका फेज वोल्टेज VL/√3 रहेगा, जो क्योंकि जो फेज वोल्टेज था, अब फेज वोल्टेज ये था तो यही फेज वोल्टेज लाइन का फेज और लाइन दोनों वोल्टेज हो जाएगा सेकेंडरी के लिए। ठीक है, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। उपयोग, इस कनेक्शन विधि का उपयोग स्टेप अप पावर ट्रांसफार्मर में ध्यान रखेंगे। सो स्टार डेल्टा कनेक्शन का इस्तेमाल वोल्टेज स्टेप अप पावर ट्रांसफार्मर में, वोल्टेज स्टेप अप पावर ट्रांसफार्मर में करेंगे। अब बात करते हैं स्टार डेल्टा। तो ज़्यादातर आपके घरों के बाहर जो ट्रांसफार्मर लगे रहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, वहाँ पे स्टार डेल्टा, क्योंकि मुझे सेकेंडरी में डेल्टा स्टार कनेक्शन करा तो एक न्यूट्रल वायर मिल गया, जो कि न्यूट्रल वायर मुझे घर के पास चाहिए। तो इस विधि में प्राइमरी, अच्छा देखिए क्या करा, पहले तो मैंने यहाँ पे डेल्टा और स्टार डेल्टा कनेक्शन करना तो आपको आता ही है, बेसिक है, कोई बात नहीं। और फिर देखिए स्टार में क्या होगा, सबसे पहले डेल्टा कनेक्टेड है तो लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू फेज वोल्टेज। ठीक है, फिर सेकेंडरी की फेज वोल्टेज तो VL ही हो जाएगी, बट सेकेंडरी की अगर मैं लाइन करंट निकालूंगा तो √3 फेज वोल्टेज हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। सो ये चीज़ भी आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, निकालेंगे तो बहुत आसान है, बस आपको पता होना चाहिए कि स्टार और डेल्टा कनेक्शन में संबंध किस प्रकार से होते हैं, स्टार और डेल्टा कनेक्शन में संबंध किस प्रकार से होते हैं। क्योंकि मैं क्या है, आपको पता है कि आपके कॉलेज में स्टार्टिंग के चैप्टर तो करवा देंगे, इसलिए मैं क्या है रिवीजन उल्टे से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, पीछे के जो चैप्टर है मतलब हाफ सेमेस्टर के बाद जो चैप्टर है वो मैंने स्टार्ट किया है, और एक बार ये हो जाए उसके बाद हम
आगे जो स्टार्टिंग के चैप्टर है ना वहाँ से भी स्टार्ट करेंगे। चलिए अब सबसे लास्ट आते हैं अच्छा, इस प्रकार के ट्रांसफार्मर का प्रयोग स्टेप डाउन, हमेशा ध्यान रखें डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर स्टेप टाइप के होते हैं, तो स्टेप डाउन टाइप के पावर ट्रांसफार्मर में हम लोग डेल्टा स्टार कनेक्शन इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं डेल्टा डेल्टा। तो डेल्टा डेल्टा क्या है, जो जनरेशन होता है ना वहाँ से डेल्टा डेल्टा का इस्तेमाल किया जाता है। देखो दोनों वाइंडिंग डेल्टा डेल्टा में है, तो लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज सब कुछ बराबर होगा किसके, प्राइमरी वाइंडिंग में जो लाइन वोल्टेज दिया उसके। इस विधि का प्रयोग लो वोल्टेज एवं हाई पावर वाले ट्रांसफार्मर में, तो लो वोल्टेज हाई पावर वाले ट्रांसफार्मर में उपयोग किसका किया जाएगा, डेल्टा डेल्टा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस ट्रांसफार्मर का उपयोग कहाँ किया जाता है, ध्यान रखेंगे किस ट्रांसफार्मर का प्रयोग किस पावर में किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और यही आपको ध्यान रखनी है, फिर आप बाद में बोलना नहीं सर ने याद नहीं कराया। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट आता है स्टार इंटर स्टार या एवं डेल्टा इंस्टा डेल्टा। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, देखेंगे इंटर स्टार या वह स्टार कनेक्शन है जिसमें प्रत्येक वाइंडिंग के सीरीज में उनकी टर्न संख्या के टर्न्स के तुल्य ही अतिरिक्त वाइंडिंग कनेक्ट की जाती है। देखें जब प्राइमरी वाइंडिंग स्टार कनेक्टेड में तथा सेकेंडरी वाइंडिंग इंटर स्टार कनेक्शन में हो, है ना, प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर ही इंटर स्टार हो, तो ये विधि स्टार इंटर स्टार विधि कहलाती है। देखेंगे ये देखिए, ये प्राइमरी वाइंडिंग ये सेकेंडरी वाइंडिंग, देखिए स्टार का वाइंडिंग एक है, इसके अंदर ही एक और स्टार वाइंडिंग कर दी, यानी कि ये हो गई आपकी इंटर स्टार विधि, स्टार इंटर स्टार विधि। प्राइमरी तो ये स्टार में, सेकेंडरी स्टार के अंदर एक और स्टार बना रखा है, इसलिए इसे स्टार इंटर स्टार मेथड कहते हैं। जब प्राइमरी वाइंडिंग डेल्टा कनेक्शन में हो तथा सेकेंडरी वाइंडिंग स्टार इंटर स्टार कनेक्शन में, तो यह विधि डेल्टा इंटर स्टार कनेक्शन विधि कहलाती है। सो ठीक है, जब प्राइमरी डेल्टा सेकेंडरी इंटर स्टार हो तो डेल्टा इंटर स्टार कनेक्शन कहलाते हैं। अब आता है वीवी कनेक्शन। अच्छा, इसको क्या है, ओपन डेल्टा कनेक्शन भी कहते हैं। वीवी कनेक्शन को ओपन डेल्टा कनेक्शन भी कहा जाता है। अब ओपन डेल्टा कैसे है, इसमें सिर्फ दो वाइंडिंग होती है, ठीक है, एक वाइंडिंग को ओपन रखते हैं, तो यह विधि ओपन डेल्टा कनेक्शन। अच्छा, डेल्टा डेल्टा जान मानो ये भाई डेल्टा डेल्टा कनेक्शन है, दो प्राइमरी भी डेल्टा सेकेंडरी भी डेल्टा। अब अगर मैं इसमें से क्या करूँ कि मैंने मान लीजिए डेल्टा की एक वाइंडिंग ऊपर वाली वाइंडिंग मिला दी, तो क्या ये आपको वी कनेक्शन नहीं दिख रहा, आपको वी कनेक्शन दिख रहा है ना, ये इसीलिए इसे वीवी कनेक्शन कहते हैं। यानी कि जब डेल्टा कनेक्शन में किसी भी एक वाइंडिंग को निकाल दे, किसी भी एक वाइंडिंग को निकाल दे, तो इसे डेल्टा वीवी या ओपन डेल्टा कनेक्शन भी कहा जाता है। इन वाइंडिंग्स में सामान्यतः डेल्टा डेल्टा ट्रांसफार्मर वाइंडिंग की तुलना में लगभग 58% ऑफ टर्न्स ही रखे जाते हैं। देखिए ये आपका डायग्राम है कुछ इस तरह से, तो आपसे पूछा जाता है ये डायग्राम दे देगा, बताओ ये डायग्राम किसका है, तो आप क्या टिक करेंगे, वीवी यानी कि ओपन डेल्टा ट्रांसफार्मर के कनेक्शन है। और इन टाइप के ट्रांसफार्मर का उपयोग लो वोल्टेज एवं लो पावर वाले 3 फेज ट्रांसफार्मर में, लो वोल्टेज और लो पावर वाले 3 फेज ट्रांसफार्मर में इसका प्रयोग किया जाता है। ये पॉइंट हमको विशेष ध्यान रखना है। अब बात आती है डेल्टा कनेक्टेड टर्शरी वाइंडिंग। तो स्टार स्टार कनेक्शन में कभी कभी ये फॉल्ट पाया जाता है कि न्यूट्रल पॉइंट स्थिर नहीं रहता। क्या है कि न्यूट्रल पॉइंट स्थिर नहीं रहता और इधर उधर खिसकता रहता है। न्यूट्रल पॉइंट क्या है, कभी इधर कभी उधर। तो ऐसी स्थिति में दोनों स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग के बीच, दोनों की दोनों स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग है, इनके बीच डेल्टा कनेक्टेड वाइंडिंग स्थापित की जाती है। इन दोनों के ही बीच डेल्टा कनेक्टेड वाइंडिंग स्थापित की जाती है, जो कि टर्शरी वाइंडिंग कहलाती है। अब दो वाइंडिंग इनके बीच न्यूट्रल बार बार खिसक रहा है, तो इनके बीच मैंने क्या करा, एक डेल्टा वाइंडिंग कर दी और डेल्टा वाइंडिंग को ही टर्शरी वाइंडिंग कहते हैं। ठीक है, कई लोगों के मन में क्वेश्चन होता है यार टर्शरी ट्रांसफार्मर क्या रहता है, ठीक है, कैसे काम करता है, तो ध्यान रखें डेल्टा कनेक्टेड टर्शरी वाइंडिंग कभी कभी स्टार स्टार में न्यूट्रल बिंदु पॉइंट स्थिर नहीं रहता और इधर उधर खिसकता है। ऐसी स्थिति में दोनों स्टार वाइंडिंग के बीच क्या करेंगे, एक डेल्टा कनेक्टेड वाइंडिंग स्थापित करेंगे, जो कि टर्शरी वाइंडिंग कहलाती है। तो ध्यान रखेंगे टर्शरी वाइंडिंग हमेशा डेल्टा में होती है। टर्शरी वाइंडिंग के उपयोग से न्यूट्रल पॉइंट स्थिर हो जाता है और ट्रांसफार्मर पर अतिरिक्त लोड कनेक्टेड किया जा सकता है। देखिए एक तो था आपका वीवी कनेक्शन, इसके बाद आता है आपका टीटी कनेक्शन। अब टीटी कनेक्शन क्या होता है, इस विधि में 3 फेज सप्लाई को 2 फेज सप्लाई में परिवर्तित किया जाता है, जिसमें 2 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर प्रयोग किए जाते हैं, जो कि क्रमशः मेन ट्रांसफार्मर या टीजर ट्रांसफार्मर। तो स्कॉट अथवा टीटी कनेक्शन में 2 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर को कनेक्ट किया जाता है, जिसमें से एक ट्रांसफार्मर तो मेन ट्रांसफार्मर कहलाता है और दूसरा ट्रांसफार्मर आपका टीजर ट्रांसफार्मर कहलाता है। चलिए, सो मेन ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग का मध्य सिरा युक्त रहता है और टीजर ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग की टर्न्स की संख्या मेन ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग की संख्या के 86.6% होती है। देखिए ये आपका मेन ट्रांसफार्मर और ये आपका टीजर ट्रांसफार्मर। तो टीजर ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग मेन ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग 86.6% होती है। सिर्फ यही आपको ध्यान रखना है, सिर्फ और सिर्फ यही आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यही क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में आता है, ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें न्यूट्रल पॉइंट टीजर पॉइंट की प्राइमरी वाइंडिंग के 1/3 भाग से निकाला जाता है। अच्छा, न्यूट्रल पॉइंट कहाँ से निकाला जाता है, टीजर वाइंडिंग की प्राइमरी, टीजर ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग के 1/3 भाग से। उपयोग कहाँ किया जाता है, तो इस कनेक्शन विधि का उपयोग 2 फेज सप्लाई पर कार्य करने वाले विद्युत भट्टी को, जो 2 फेज की विद्युत भट्टी को 3 फेज सप्लाई से ऑपरेट करने के लिए
हम लोग स्क्वाड कनेक्शन या टीटी कनेक्शन का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखिए, स्क्वाड कनेक्शन या टीटी कनेक्शन का प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। तो देखिए दोस्तों, ट्रांसफार्मर का जो पैरेलल ऑपरेशन है बहुत आसान होता है, ठीक है। यानी कि देखो, ट्रांसफार्मर का बेसिक काम क्या, आपके घरों के बाद ट्रांसफार्मर लगे रहते हैं जो कि एक्चुअल में इनपुट लेते हैं कहीं से भी और आउटपुट आपके घरों में देते हैं। अब मान लो कि एक एरिया था कहीं पे भी आप रहते हैं, वहाँ पे क्या पहले 5 घर थे, उन 5 घरों में ट्रांसफार्मर एक ही लगा था। अब 10 घर बढ़ गए, ठीक है, 15 घर हो गए। अब उन 15 घरों में भी इसी ट्रांसफार्मर से आ रहा है, तो क्या ट्रांसफार्मर पे लोड बढ़ेगा तो ये जल जाएगा। अब क्या इसको हटा के नए ट्रांसफार्मर लगाएं बड़ी कैपेसिटी का? नहीं, मैं ये कर सकता हूँ कि इस ट्रांसफार्मर के साथ में मैंने क्या करा, पैरेलल में एक और ट्रांसफार्मर कनेक्ट कर दिया। अब ये दोनों ट्रांसफार्मर लेकिन 15 घरों को सप्लाई देंगे तो मेरा काम हो जाएगा, बिल्कुल मेरा काम हो जाएगा। अब मैं अगर पैरेलल में ट्रांसफार्मर लगा रहा हूँ तो इसके नियम क्या हैं? कुछ नियम होंगे इसे लगाने के, वही नियम हम लोग पढ़ेंगे। आपसे 2 मिनट का समय चाहिए पानी पीने के लिए। तो गर्मी ज़्यादा है, दूसरी बात है पढ़ाते पढ़ाते पानी की प्यास लगने लग जाती है। कोई बात नहीं, देखिए नियम मैं आपको बता दूंगा जब भी। देखिए ये थोड़ा क्या डायग्राम बड़ा है तो बड़े देर का। देखिए ये क्या करा है इसने, पहले तो सप्लाई ली है, मान लीजिए सिंगल फेज दिखा रहा है, पहले कहीं से भी सप्लाई ली और सप्लाई दोनों ट्रांसफार्मर को बराबर रूप से दे दी, और इन दोनों ट्रांसफार्मर के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, लोड को सप्लाई दे दी सीधे। अब नियम क्या कहते हैं, देखिए विद्युत वितरण प्रणाली में लोड के अधिक हो जाने पर, जैसे ही मान लो लोड बढ़ा तो अतिरिक्त लोड को वहन करने के लिए पहले से कार्यरत ट्रांसफार्मर के पैरेलल में हम लोग एक अतिरिक्त ट्रांसफार्मर कनेक्ट करना आवश्यक हो जाता है। तो नीचे दिए गए चित्र में 2 ट्रांसफार्मर T1 एवं T2 को पैरेलल में कनेक्ट करके प्रचालन को दर्शाया गया है। इस चित्र में ट्रांसफार्मर T1 तो कार्यरत अवस्था में, T1 काम कर रहा है, जबकि प्रणाली में अधिक मान का लोड कनेक्टेड किया जाता है, ठीक है। अब जब जब प्रणाली में अधिक लोड आएगा तो प्रणाली में एक अन्य ट्रांसफार्मर T2 कनेक्ट किया जाएगा, जो ट्रांसफार्मर T1 के साथ ऑपरेट होकर अधिक लोड को वहन करेगा। इससे विद्युत प्रणाली में सुचारू रूप से कार्य होगा। दूसरी बात क्या है, मान लो कभी मुझे ऐसा हुआ कि एक ट्रांसफार्मर खराब हो गया, मान लो प्राइमरी ट्रांसफार्मर खराब हो गया, इसको रिपेयर करना है, तो सारा लोड इस पर ट्रांसफर कर दें, सारा लोड इस पर ट्रांसफर कर दें जब तक इसे मेंटेनेंस कर ले, या फिर ये खराब हो तो इस पर लोड ट्रांसफर कर देंगे। तो दोनों पे लोड ट्रांसफर करके मैं कुछ देर के लिए इसे मेंटेनेंस के रूप में भी काम में ले सकता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा वो है शर्तें क्या है, पैरेलल ऑपरेशन के लिए कुछ शर्तें होती है, वो क्या है। तो सबसे पहले देखिए फेज क्रम, जैसे कि एक ट्रांसफार्मर मेरा मान लो कि एक जो मेरा है इसके RYB है, तो जो दूसरा ट्रांसफार्मर आप लोगे ना, ऐसा नहीं कि इसके RYB इस तरह से, फेज सीक्वेंस सेम होना बहुत जरूरी है। अगर फेज सीक्वेंस सेम नहीं होगा तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो फेज सीक्वेंस जरूरी है। दूसरा पॉइंट देखिए समान वोल्टेज रेशो, यानी कि जो दोनों का वोल्टेज रेशो है, कौन सा वोल्टेज रेशो, V2/V1, ठीक है, V2/V1 वोल्टेज रेशो का मान समान होना चाहिए। समान पोलैरिटी, तो दोनों ट्रांसफार्मर की प्राइमरी तथा सेकेंडरी वाइंडिंग के प्रेरित EMF एक ही दिशा में हो कार्यरत, ठीक है, यानी कि पोलैरिटी बिल्कुल दोनों की समान होनी चाहिए, एक दूसरे से विपरीत स्वभाव की पोलैरिटी नहीं होनी चाहिए। तो देखें एक ही दिशा में कार्यरत होना चाहिए, अथवा उनके EMF आपस में जुड़ने वाले स्वभाव के ना होकर एक दूसरे के विपरीत कार्य करने लगेंगे, जिससे परिणामी आउटपुट वोल्टेज कम हो जाएगा। तो सबसे पहली बात तो फेज सीक्वेंस समान, वोल्टेज रेशो समान, पोलैरिटी समान। तीसरी चीज़ है पर यूनिट इम्पीडेंस समान होना चाहिए, यानी कि दोनों ट्रांसफार्मर की प्रति इकाई इम्पीडेंस अर्थात रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस का रेशो एक समान होना चाहिए, अन्यथा एक ट्रांसफार्मर तो हाई पावर फैक्टर पे काम करेगा और दूसरा लो पे काम, यानी कोई भी किसी भी ट्रांसफार्मर का हाई पावर फैक्टर हो सकता है और लो पावर फैक्टर हो सकता है। तो ये 4 मेन पॉइंट हैं। फेज सीक्वेंस समान, देखिए पहला फेज सीक्वेंस समान, दूसरा आपका हो गया समान वोल्टेज रेशो, दूसरा हो गया समान पोलैरिटी, चौथा हो गया समान पर यूनिट इम्पीडेंस। अच्छा, पैरेलल ऑपरेशन के लाभ क्या क्या हो जाएंगे, देखिए किसी भी एक ट्रांसफार्मर अगर फॉल्ट आया तो अन्य ट्रांसफार्मर पर लोड डाल के उसका विद्युत वितरण तो जारी रहेगा। लोड बढ़ जाने पर लाइन वोल्टेज के मान उचित मान पर बनाए रखा जा सकता है, दोनों में बांट के। बड़े ट्रांसफार्मर की अपेक्षा छोटे ट्रांसफार्मर को चेंज करने में कम लागत आती है, और पैरेलल ऑपरेशन में प्रचलित ट्रांसफार्मर की दक्षता, पैरेलल में जब भी आप ऑपरेट करोगे तो इसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। हानि, अच्छा हर चीज़ की कुछ हानि, चाहे कितनी भी अच्छी चीज़ लो आप, कुछ ना कुछ हानि जरूर होती है। सो कई ट्रांसफार्मर के लिए एक ट्रांसफार्मर की अपेक्षा अधिक स्थान की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब मानो कि भाई 2 ट्रांसफार्मर लगाओगे तो उसके लिए जगह चाहिए नहीं चाहिए, बिल्कुल चाहिए। त्रुटिपूर्ण एरर युक्त पैरेलल कनेक्शन के अंतर्गत ट्रांसफार्मर के खराब, अगर मान लो आपने कोई ट्रांसफार्मर कनेक्ट करा और उसमें किसी भी तरह की एरर है तो भाई दोनों ट्रांसफार्मर खराब हो सकते हैं। दूसरी बात, एक बड़े ट्रांसफार्मर की अपेक्षा कई छोटे ट्रांसफार्मर की लागत का मूल्य, अब मानो यार आप देखो, आपने सुना हो कि एक हाफ प्लेट में फुल प्लेट से ज़्यादा मिलता है, तो जो छोटी प्लेट में ज़्यादा कॉस्ट होगी, जो छोटी प्लेट होती है वो ज़्यादा कॉस्ट आती है। आपको बोले यार अच्छा आपको नारंगी लेने हैं, मानो कि 20 के आधा किलो दे रहा है, कोई कह रहा है भाई 20 के आधा किलो ले जाओ,
ठीक है, 20 का आधा किलो। मगर आप कहते हो बोले यार 30 रुपये ले 1 किलो दे दे, तो फ़ायदा हो गया ना आपका, कहीं ना कहीं फ़ायदा हो गया आपका कहीं ना कहीं। यानी कि मानो 15 रुपये के आधा किलो हुए, आपने 5 रुपये से लगा यार चलो ठीक है, तो उसने 30 का आधा किलो आपको दे दी, यानी कि 1 किलो में रेट कम मिलती है हमेशा, ठीक है। यानी कि जब भी हम बड़ी चीज़ खरीदते हैं तो उसकी कीमत कम होती है, जबकि छोटी की 2 छोटे छोटे लगाए तो उसकी कीमत ज़्यादा हो गई। अब बात करेंगे तो अच्छा, पैरेलल ऑपरेशन आप लोगों को समझ आ गया होगा आई होप। अब बात करेंगे टेप चेंजिंग। तो टेप चेंजिंग मैंने बताया, अगर मान लो आपको टेप ट्रांसफार्मर आधा हिस्सा काम में लेना है तो उसकी आधे से भी चेंजिंग टेप चेंज करो। देखो ये रहा टेप चेंजिंग ट्रांसफार्मर, है ना। सेकेंडरी वाइंडिंग में करेंगे और यहाँ पे सारी वाइंडिंग में मैंने टेपिंग लगा दी। तो देखें अब ट्रांसफार्मर में टेप चेंज करना एवं लोड रहित अवस्था में किया जाता है। अच्छा, टेप क्या है, परिवर्तन लोड और लोड रहित, लोड अवस्था में किया जाता है और विदाउट लोड भी किया जाता है। तो टेप परिवर्तन टाइप के ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग में एक स्विच लगा हुआ होता है जिसके द्वारा भार के अनुसार यानी जितना लोड है उसके अनुसार वोल्टेज का समंजन किया जाता है। यदि टेप परिवर्तन नो लोड की अवस्था में किया जाता है तो ट्रांसफार्मर जीरो लोड टेप चेंजिंग ट्रांसफार्मर कहलाता है, और यदि फुल लोड की अवस्था में करते हैं तो इसे लोड टेप परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। लोड टेप परिवर्तन ट्रांसफार्मर कहा जाता है। ये इसका नॉर्मल डायग्राम है। अब बात करेंगे टेप चेंजिंग ऑन लोड और टेप चेंजिंग ऑन ऑफ लोड, ठीक है। देखिए ऑन लोड की बात करते हैं। मान लीजिए मेरा टेप ऑन लोड है, कनेक्टेड है, तो ऑन लोड टेप चेंजर ट्रांसफार्मर दर्शाया गया है। 2 तुल्य समानांतर वाइंडिंग से निर्मित किया जाता है। ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग को 2 वाइंडिंग के हिस्सों में मैंने अलग अलग बांट दिया है। बहुत अच्छी बात है साहब, आपने बांट दिया। तो इसमें क्या होता है, न्यूनतम वोल्टेज प्राप्त, इससे न्यूनतम सेकेंडरी वोल्टेज प्राप्त होती है, परंतु इस वोल्टेज को बढ़ाने के लिए स्विच S1 अथवा S2 को खोलकर किसी एक वाइंडिंग को सर्किट से अलग कर दिया जाता है। मानो आपको वोल्टेज बढ़ाना है तो कोई भी स्विच खोलूंगा S1 या S2, इसे खोलकर हम लोग एक वाइंडिंग को सर्किट से अलग कर दे। कहाँ है स्विच S1 व S2, देखो ये रहा। अगर मान लो S1 को ओपन करा तो सारी करंट क्या है, सिर्फ यहीं से फ्लो की यहाँ निकल जाएगी, और दोनों स्विच ऑन है तो देखो दोनों से करंट फ्लो के निकलेगी, बाहर यहाँ पे आएगी, है ना। माना कि स्विच S1 को ओपन कर दिए तो स्विच S2 द्वारा नियंत्रित वाइंडिंग फुल लोड करंट वहन करेगी, जो कि उसके द्वारा सामान्य प्रचालन में वहन की जाने वाली धारा की दुगनी। जो नॉर्मल कंडीशन में तो वो 2 एम्पीयर वहन करती थी, सहती थी, मगर अब क्योंकि जब S1 स्विच ओपन है तो ये 2 एम्पीयर उसकी भी वहन करेगी, यानी कि 4 एम्पीयर की करंट को सहन करना पड़ेगा इसे। अब जब स्विच S1 से कंट्रोल वाइंडिंग को प्रथम टेपिंग को खोलकर वांछित टेपिंग सेट करने के पश्चात S1 को बंद कर दिया जाता है। इसके बाद दूसरी पैरेलल वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग का कनेक्शन S2 को खोलकर उसकी ओर टेपिंग को पहले ही भांति समान टेप पर सेट कर दिया जाता है, और इसके पश्चात स्विच S2 को बंद कर दिया जाता है। इस समय अब दोनों पैरेलल वाइंडिंग लोड को परस्पर, अच्छा मतलब आपके ऊपर है। देखिए इसमें क्या है, ऑन लोड हो रहा है सारे काम। आप चाहें तो पहली कंडीशन में क्या करो, इसको ऑफ करके सारी करंट इस पर दे दो। आप चाहो तो इसे ऑफ करके सारी करंट इस पर दे दो, और आप चाहो तो दोनों पे करंट बांट के, मानो जब लोड ज़्यादा है तो दोनों पे थोड़ी थोड़ी करंट बांटे और आप सेकेंडरी आउटपुट ले सकते हैं। ये हो गया आपका ऑन लोड टेप चेंजिंग ट्रांसफार्मर, ऑन लोड टेप चेंजिंग ट्रांसफार्मर, ठीक है, समझ गए होंगे आप। चलिए ऑफ लोड टेप चेंजिंग क्या होती है, ऑफ लोड पहले ट्रांसफार्मर बंद करेंगे उसके बाद टेप चेंजिंग करेंगे। तो ऑफ लोड टेप चेंजिंग में चित्र में दर्शाया गया है, इसमें सेकेंडरी की ओर वोल्टेज बदलने के लिए ट्रांसफार्मर की प्राइमरी या सेकेंडरी में टेपिंग निकालनी होती है ना। देखो ये ट्रांसफार्मर की लो वोल्टेज वाइंडिंग है, मान लो भाई लो वोल्टेज सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है, आप कहीं पे भी निकाल सकते हो। हाई वोल्टेज वाइंडिंग है तो हाई वोल्टेज वाइंडिंग में टेपिंग निकाल दी मैंने सेकेंडरी में, ठीक है, वो प्राइमरी थी सेकेंडरी। अब सेकेंडरी में मैंने अलग अलग टेपिंग निकाल दी, और ये हैंडल है, आपको जितनी टेपिंग चाहिए ना उतने हैंडल में मैंने इसको सेट कर दूंगा, उतने ही हैंडल पे सेट कर दूंगा। देखो हर टेपिंग में से कनेक्शन निकालना, 1 2 3 4 5, है ना। पहला कनेक्शन गया पहले पे, ये देखो घूम घाम के आया पहला, ठीक है, पहला घूम घाम के आया, ठीक है, और पहला कनेक्शन देखो यहाँ से यहाँ गया। तो सारे कनेक्शन दे रखे हैं, उसके अनुसार अभी आप कनेक्ट कर लेंगे। अब चित्र के अनुसार टेप सेटिंग को 1 पर रखने पर न्यूनतम वोल्टेज, अब जब 1 पे होगा, मान लो कि 1 पे है, 1 पे यानी कि बहुत इतनी ही वाइंडिंग कनेक्टेड है तो बहुत कम वोल्टेज मिलेगी। और जब टेप सेटिंग को 6 पे रखूँगा, 6 पे रखेंगे तो सेकेंडरी में वोल्टेज की मात्रा बढ़ जाएगी, क्योंकि मैंने थोड़ी ज़्यादा वाइंडिंग ले ली। तो यानी कि 6 पे कनेक्ट करा तो मानो 1 से लेकर 6 तक की वाइंडिंग मुझे काम में आ रही है, तो सेकेंडरी में कुछ ज़्यादा वोल्टेज मिलेगी। तो इस प्रकार सेकेंडरी को 1 पर कम वोल्टेज और 6 पर अधिकतम वोल्टेज प्राप्त होती है। ऑफ लोड टेप चेंजिंग पर लोड को ऑफ करना आवश्यक है। सबसे पहली बात, लोड हटाना आवश्यक है, अन्यथा उत्पन्न आर्क, ठीक है, हाई आर्क उत्पन्न होने के कारण दुर्घटना होने की संभावना भी हो सकती है। तो ध्यान रखें, ये होती है आपकी ऑन लोड एंड ऑफ लोड टेप चेंजिंग, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको पता होना चाहिए भाई, आपसे सिंपल पूछेगा बताओ टेप चेंजिंग किस तरह की होती है, ऑन लोड टाइप, ऑफ लोड टाइप, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो आप क्या टिक करेंगे, ऑन लोड वाली टेप चेंजिंग, है ना। बाकी इसमें इतना नहीं दिया कि भाई ऑन लोड यहाँ इस्तेमाल करेंगे, ऑफ लोड यहाँ इस्तेमाल करेंगे, बस। अब एक चीज़ आती है वोल्टेज रेगुलेशन, यानी कि
नो लोड से फुल लोड आपने जब दिया तो वोल्टेज के मान में कितना परिवर्तन हुआ, यही आपका वोल्टेज रेगुलेशन है। किसी भी ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग पर लोड का मान बढ़ाने से उसकी आउटपुट टर्मिनल वोल्टेज घट जाती है। जैसे ही आपने लोड बढ़ाया तो सेकेंडरी पे जो आउटपुट टर्मिनल वोल्टेज है वो घट जाएगी। इस प्रकार ट्रांसफार्मर की जीरो लोड अवस्था से फुल लोड अवस्था तक सेकेंडरी वोल्टेज में परिवर्तन एवं शून्य लोड सेकेंडरी वोल्टेज का अनुपात, ठीक है। सेकेंडरी वोल्टेज में ये परिवर्तन नो लोड से फुल लोड और नो लोड पे सेकेंडरी का वोल्टेज ही वोल्टेज रेगुलेशन कहलाता है, जबकि प्राइमरी पर अप्लाई वोल्टेज को स्थिर रखा जाता है। तो देखिए क्या होगा, नो लोड टू फुल लोड अपॉन नो लोड, फुल लोड है नो लोड सॉरी, वोल्टेज रेगुलेशन क्या है, नो लोड से फुल लोड में कितना परिवर्तन हुआ और परिवर्तन नो लोड से देख रहा हूँ ना अपॉन नो लोड, ठीक है। तो नो लोड पे जितना वोल्टेज है वो लिखेंगे, फुल लोड वाला लिखेंगे, अपॉन में नो लोड लिखेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और वोल्टेज रेगुलेशन निकाल लेंगे। तो ये था नो लोड टू फुल लोड हमारा फॉर्मूला, कई बार एग्जाम में आया है ये फॉर्मूला, कई बार एग्जाम में आया है। अब बात करेंगे कि नो लोड तथा फुल लोड पर ट्रांसफार्मर का ऑपरेशन किस तरह से होता है ना। सबसे पहले देखता हूँ नो लोड पर ट्रांसफार्मर का ऑपरेशन, ठीक है। हाँ, हालांकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये चीज़, आप फिर भी देख लीजिए, चलिए, है ना, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि भाई ऑन लोड कैसे चलता है ट्रांसफार्मर और ऑफ लोड कैसे काम करता है, सॉरी नो लोड और फुल लोड पे देख लेते हैं, फिर भी थोड़ी सी फटाफट देखेंगे, रीडिंग लगाएंगे। जब भी ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग से कोई लोड कनेक्टेड नहीं है, अब लोड कनेक्टेड नहीं है तो देखो इस तरह से है मेरी, यहाँ तो मैंने सप्लाई दे दी, अब यहाँ ये कनेक्शन ही नहीं है तो ये एक ओपन सर्किट की तरह व्यवहार करेगा, बिल्कुल करेगा। ट्रांसफार्मर की यह अवस्था शून्य अवस्था कहलाती है और शून्य अवस्था में प्रवाहित होने वाली करंट को नो लोड करंट कहते हैं, नो लोड इलेक्ट्रिकल करंट। तो नो लोड की कंडीशन में जो करंट फ्लो होती है वो केवल फुल लोड का 2 से 5%। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया है कि बताओ नो लोड पर जो करंट होती है वो फुल लोड का कितना होती है, 2 से 5%। इस विद्युत धारा के प्रमुख कार्य क्या होते हैं, ये कोर में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता रहता है और नो लोड पर जो आयरन लॉस है उनको वहन करता है। भाई आयरन लॉस तो आपके होंगे ही होंगे, उनको वहन करता है। नो लोड अवस्था में सेकेंडरी वाइंडिंग में से किसी प्रकार की विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा और ना ही सेकेंडरी वाइंडिंग में कोई चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगी। ये इसका सर्किट डायग्राम है जो कि आप देख लीजिए। अच्छा, नो लोड पर ट्रांसफार्मर कितनी पावर लेगा, भाई नो लोड पावर लेगा, है ना, तो डब्ल्यू नो लोड हो गया। प्राइमरी पर जितना फेज वोल्टेज है उतना, फिर नो लोड की करंट फिल होगी, आई नोट नो लोड करंट है और पावर फैक्टर, क्योंकि एसी है तो पावर फैक्टर तो आएगा ही आएगा, ये फॉर्मूला हो गया। बस इतना ही काम है, बाकी कोई भी चीज़ नहीं है। अच्छा, सबसे बड़ी बात, प्राइमरी वाइंडिंग में प्रवाहित होने वाली करंट आई नोट यानी कि जो नो लोड करंट है, इसके दो घटक होते हैं, आई डब्ल्यू और आई म्यू, है ना, आई यू और आई डब्ल्यू। आई यू क्या होता है, वाट रहित, और आई डब्ल्यू होता है वाट सहित। और ये कई बार पूछा गया, आई नॉट इज इक्वल टू क्या होता है ट्रांसफार्मर में, आई नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट आई यू स्क्वायर प्लस आई डब्ल्यू, और आई यू क्या है वाट रहित और आई डब्ल्यू है वाट सहित, ये पूछा जा सकता है। अब भाई लोड कनेक्ट कर दिया, अब आपने लोड कनेक्ट कर दिया ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग से, जैसे आपने लोड कनेक्ट करा, मान लो रजिस्टिव लोड है, तो सेकेंडरी में विद्युत धारा का प्रवाह प्रारंभ हो जाता है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। विद्युत धारा आई एस के द्वारा कोर में जो चुंबकीय क्षेत्र स्थापित होता है वो प्राइमरी के द्वारा स्थापित क्षेत्र के विपरीत दिशा में कार्य करता है। चुंबकीय फ्लक्स के कारण परिणामी फ्लक्स का मान घट जाता है। अब जो हमारा चुंबकीय फ्लक्स है इसके कारण परिणामी फ्लक्स का मान घट जाता है, परिणामी फ्लक्स के से प्राइमरी में उत्पन्न होने वाला ईएमएफ का मान भी घट जाता है। अब जो आपका रिजल्टेंट फ्लक्स के मान से क्या होगा, जो प्राइमरी वाइंडिंग में उत्पन्न फ्लक्स है वो भी घट जाएगा और फलस्वरूप प्राइमरी करंट का मान बढ़ जाता है। तो प्राइमरी करंट की वृद्धि से सेकेंडरी वाइंडिंग में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र घट जाएगा और इस प्रकार ट्रांसफार्मर फुल लोड अवस्था तक उसके कुल चुंबकीय क्षेत्र का मान लगभग समान रहता है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस बात में क्या है, इससे मारो गोली। आपको यहाँ से क्या समझना है, ट्रांसफार्मर में फ्लक्स का मान स्थिर रहता है, यानी कि ट्रांसफार्मर में सिर्फ जो एक मेन फ्लक्स है वही स्थिर रहता है, वो फ्लक्स चलता रहता है, बाकी सारे फ्लक्स नगण्य हो जाते हैं, है ना, बाकी सारे फ्लक्स नगण्य हो जाते हैं। ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो सेकेंडरी का चुंबकीय फ्लक्स है इसके कारण रिजल्टेंट फ्लक्स का मान घट जाता है। अब रिजल्टेंट फ्लक्स का मान घटा तो प्राइमरी में उत्पन्न होने वाला ईएमएफ का मान भी घटा और प्राइमरी ईएमएफ का करंट का मान बढ़ जाएगा और प्राइमरी की वृद्धि से, करंट की वृद्धि से सेकेंडरी वाइंडिंग में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र घटेगा। अब दोनों ही घट गए तो बचा क्या भैया, जो मेन फ्लक्स है वही बचा ना, इसीलिए कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस कहते हैं। ध्यान रखेंगे, ट्रांसफार्मर को एक समान चुंबकीय क्षेत्र वाला डिवाइस कहते हैं। बस इतनी चीज़ यहाँ से ध्यान रखेंगे, बाकी चीज़ तो हमारे काम की है ही नहीं, बाकी चीज़ हमारे काम की है ही नहीं तो हमें पढ़नी भी नहीं है। बस अब बात करते हैं ट्रांसफार्मर के लॉसेस। ट्रांसफार्मर में लॉसेस किस तरह के होते हैं, देखिए ट्रांसफार्मर लॉसेस की बात करें तो एक सर्किट से दूसरे सर्किट को वैद्युतिक ऊर्जा के स्थानांतरण के लिए ट्रांसफार्मर का उपयोग करेंगे तो भाई कुछ ना कुछ लॉसेस होंगे, आयरन लॉस और कॉपर लॉस। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कॉपर में आयरन लॉस, ट्रांसफार्मर में मेटल भाग है, आयरन लॉस होंगे और कॉपर लॉस भी होंगे।
आयरन लॉस कम होते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई रोटेटिंग भाग नहीं है, और कॉपर लॉस तो हम वही होंगे। सबसे पहले बात करूंगा मैं आयरन लॉस। तो आयरन लॉस दो तरह के होते हैं भैया, ठीक है। ट्रांसफार्मर की लो कोर के द्वारा उत्पन्न होने वाला विद्युत शक्ति की क्षति आयरन लॉस कहलाती है। इस क्षति का मान प्रत्येक लोड पर समान एवं नियत रहता है, इसलिए इसे नो लोड लॉसेस भी कहते हैं। जो आयरन लॉसेस है ये नो लोड हो या लोड हो, दोनों ही कंडीशन में सेम रहेगा। तो ये क्षति निम्न दो प्रकार की होती है, एडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस। तो एडी करंट लॉसेस ध्यान रखें, ये फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत के अनुसार किसी भी अल्टरनेटिंग करंट में उत्पन्न होता है जब भी ईएमएफ, तो कोर में एडी करंट भी पैदा हो जाती है ना, अनावश्यक रूप से वैद्युतिक शक्ति की खपत करती है और ये पैदा हो जाती है, और इस लॉस के कारण ट्रांसफार्मर की कोर गर्म हो जाती है। और एडी करंट के द्वारा जो एडी करंट ज्ञात लॉसेस फॉर्मूला ज्ञात करने का क्या है, बी एम स्क्वायर एफ स्क्वायर टी स्क्वायर, यानी कि इसमें तीनों चीज़ें स्क्वायर में आती हैं। तो बी एम स्क्वायर तो हो गया आपका चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, एफ स्क्वायर फ्रीक्वेंसी, और टी स्क्वायर आपका मोटाई हो गई कोर की। अब बात करें हिस्टैरिसीस लॉसेस, तो लोह आदि चुंबकीय पदार्थ के बार बार चुंबकित विचुंबकित होने के कारण जो पावर लॉस होती है वही आपकी हिस्टैरिसीस लॉसेस कहलाती है। एंड इसका फॉर्मूला क्या है, नीटा बी एम 1.6 इंटू एफ इंटू वी। यहाँ पे किसी तरह का स्क्वायर नहीं है, सिर्फ बीटा एम है जो बी एम 1.6 पावर होती है बस। फिर बात करते हैं कॉपर लॉसेस। तो कॉपर लॉसेस तो देखो होंगे ही होंगे, प्राइमरी में भी होंगे, सेकेंडरी में भी होंगे। तो प्राइमरी में कॉपर लॉस क्या, अच्छा कॉपर लॉस का बेसिक फॉर्मूला आई स्क्वायर आर। सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, कॉपर लॉस का बेसिक फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर। अब अगर ये लॉस प्राइमरी में हुए हैं तो आई स्क्वायर आर लिख दो, बट प्राइमरी है तो आई पी आर पी। सेकेंडरी में हुए हैं तो क्या होगा, वही आई स्क्वायर आर आई एस आर एस, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस कर दो तो टोटल कॉपर लॉसेस आपके निकल के आ गए। तो ये हो गया आपका टोटल कॉपर लॉसेस। अब बात करते हैं ट्रांसफार्मर में लॉसेस ज्ञात करने का फॉर्मूला दो है। देखिए, ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट। जब ओपन सर्किट है यानी कि किसी भी तरह का लोड नहीं है, और अगर लोड नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ आयरन लॉसेस बताएगा ये। जब भी लोड ना हो तब आयरन लॉसेस दिखाएगा। देखो मानो ओपन सर्किट टेस्ट है तो क्या करेंगे, अच्छा ओपन सर्किट टेस्ट में कुछ बातें ध्यान रखने योग्य है। सामान्यतः प्राइमरी को उस पर अंकित वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट किया जाता है और सेकेंडरी को ओपन सर्किट रखा जाता है। प्राइमरी के स्थान पर सेकेंडरी को उस पर अंकित वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर और प्राइमरी को ओपन सर्किट रखकर भी आयरन लॉसेस का मान ज्ञात किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये। फिर हम लोग क्या करेंगे, अब देखो इस कंडीशन में जब लोड नहीं है तो जो आपका अमीटर, वॉट मीटर, वोल्ट मीटर है, ये सारे नो लोड वोल्टेज, नो लोड करंट और नो लोड पावर ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से हमें सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखेंगे, आपसे पूछेगा बताओ ट्रांसफार्मर में आयरन लॉस ज्ञात करने के लिए कौन सा टेस्ट करेंगे, ओपन सर्किट या शॉर्ट सर्किट। तो आप क्या टिक करोगे, ओपन सर्किट। या फिर ये कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर के ओपन सर्किट टेस्ट से कौन से लॉस ज्ञात करेंगे, आयरन लॉस, कॉपर लॉस, दोनों या कोई नहीं। तो आप क्या टिक करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आयरन लॉस। अब बात करेंगे ओपन शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट में मैंने एक लोड कनेक्ट कर दिया तो भाई सारा कुछ वर्किंग करेगी, तो जिस वजह से मेरे कॉपर लॉस होंगे। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट के द्वारा ट्रांसफार्मर के कॉपर लॉस ज्ञात किए जाते हैं। देखिए लिखा है शॉर्ट सर्किट करके कॉपर लॉस का मान ज्ञात किया जाता है। बस इतनी बात ध्यान रखिए, बाकी रामायण है ना ये सब भूल जाओ। शॉर्ट सर्किट कैसे करेंगे, ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी वाइंडिंग है ना वहाँ पे हम लोग उसे शॉर्ट कर देंगे, यानी कि कोई लोड लगा देंगे, बस खत्म कहानी। एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी क्या होगी भाई, जितनी आउटपुट पावर है, आउटपुट अपॉन इनपुट इंटू 100, ये एक फॉर्मूला होता है एफिशिएंसी का, और इसे नीटा से प्रदर्शित करते हैं, नीटा, ठीक है। आउटपुट क्या होगा, जो आउटपुट में पावर आपको मिली है, और इनपुट क्या होगा, जो इनपुट में दिया है। अच्छा अब मुझे आउटपुट पावर पता है, लॉसेस पता है, तो मैं इनपुट निकाल सकता हूँ। तो कई बार क्या होता है, इनपुट की जगह आउटपुट प्लस लॉसेस लिख देते हैं, इनपुट की जगह हम आउटपुट प्लस लॉसेस भी लिख देते हैं, इससे भी निकाला जा सकता है। दूसरी बात आउटपुट है तो आउटपुट पावर इंटू पावर फैक्टर इंटू 100 भी निकालते हैं, है ना, कई बार करते हैं हम लोग। तो अगर आउटपुट इंटू पावर फैक्टर है तो नीचे जो आउटपुट है उसमें भी आउटपुट इंटू पावर फैक्टर करेंगे, पावर फैक्टर की वैल्यू। तो पावर फैक्टर की वैल्यू करेंगे तब ये जाएगा। और लॉसेस क्या है, कॉपर लॉस और आयरन लॉस। भाई कॉपर लॉस की वैल्यू भी लिखो और आयरन लॉसेस की वैल्यू भी लिखो। तो इस तरह से आप लोग ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी निकालोगे। कई बार आपसे ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी के लिए ये वाला फॉर्मूला पूछेगा या ये वाला फॉर्मूला भी पूछ सकता है, तो आपको दोनों ही फॉर्मूले याद रहने चाहिए, ठीक है। तो ये देखो अब हमारा चैप्टर खत्म होने की कगार पर है। एक नारियल और 2 अगरबत्ती सभी लोग लेके आ जाएं। ओल्ड एफिशिएंसी यानी कि ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग में विद्युत धारा का प्रवाह उतने ही समय तक होगा जितने समय तक वो लोड से कनेक्टेड रहेगा। अतः किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में प्रयोग किए गए ट्रांसफार्मर की 24 घंटे कार्य करने की औसत दक्षता ही उसकी फुल लोड दक्षता कहलाती है। यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर 24 घंटे काम करता है उसकी दक्षता ही फुल लोड दक्षता कहलाती है। और इसी के ही हिसाब से हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का चयन करते हैं, जिसमें आयरन लॉस का मान हम लोग न्यूनतम रखते हैं। तो क्या हो जाएगी फुल एफिशिएंसी, 24 घंटे में आउटपुट अपॉन 24 घंटे में आउटपुट प्लस 24 घंटे में लॉसेस।
अच्छा, पीरियोडिक टेस्ट एंड मेंटेनेंस की बात करें तो देखिए कुछ मेंटेनेंस करनी पड़ती है। पर घंटे क्या मेंटेनेंस होती है? परीक्षण स्थल होता है जहाँ लोड लगाएं, अंकित एम्पियर ट्रांसफार्मर की आउटपुट का परीक्षण करें और उस पर रेटिंग के अनुसार जांच करें। प्रतिदिन ब्रीदर की जांच करें कि ब्रीदर का रंग सफ़ेद से गुलाबी या नीला तो नहीं हो गया, और अगर हो गया हो तो उसे चेंज करें। हर महीने हम लोग ट्रांसफार्मर ऑयल की जांच करते हैं कि तेल का लेवल क्या कम तो नहीं हो गया, और अगर कम हो गया तो उसे डालें। हर 3 महीने में 3 महीने में बुशिंग की जांच करते हैं, क्योंकि अगर बुशिंग टूट गई तो काफ़ी खतरा रहता है। तो बुशिंग की जांच करें, धूल मिट्टी साफ करें और उसे बदल दें। 6 महीने में ट्रांसफार्मर टैंक का पूरा टैंक में नमी की जांच की जाती है, पूरा डक्टिंग वगैरह सबकी जांच करेंगे, धूप में रख के सुखा लेंगे। पर ये अगर बात करें तो देखो ट्रांसफार्मर ऑयल की जांच करेंगे कि इंसुलेशन इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ सही है या नहीं है। रिले और अलार्म बुकोल्स रिले वगैरह रखी है उसकी जांच करेंगे, और अर्थिंग की जांच करेंगे कि प्रॉपर अर्थिंग है या नहीं। अगर अर्थिंग प्रॉपर नहीं है तो जहाँ भी आपने गड्ढा खोद के अर्थिंग करी है वहाँ पे अर्थिंग को प्रॉपर करेंगे, पानी नमक डालेंगे। 2 वर्ष में फुल ट्रांसफार्मर की परीक्षण करेंगे, जिसमें सभी घटकों की जांच करेंगे। अभी जितनी भी बात की ना उन सभी की एक साथ जांच करेंगे, और जो भी फॉल्टी होगा उसे बदल देंगे। सो ये देखिए, ये आ गया आपका अध्याय का सार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए अध्याय सार पढ़ना है। इसके बाद कुछ बहुत सारे आपके लिए क्वेश्चन दे रखे हैं, लगभग 73। इन सभी क्वेश्चन को करके देखेंगे। और चैप्टर, अगर दोस्तों आप सभी को चैप्टर अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। लॉकडाउन के इस बीच में मैं आपके लिए सिलेबस, अच्छा कई लोगों की ये क्वेरी है कि सर हमारा एग्जाम नहीं होंगे। तो देखो एग्जाम हो या ना हो, बट आपकी पढ़ाई तो हो रही है ना, आपकी पढ़ाई हो रही है ना, बस तो हमें पढ़ाई करनी है। सो थैंक यू दोस्तों, मिलते अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप लोग वीडियो देखते रहिए, अपना लाइक सपोर्ट जारी रखिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते अपनी नेक्स्ट वीडियो में।